हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी से रिलेटेड जितना भी बजट का कंटेंट होगा उन सब पे बात करेंगे। साथ ही साथ जो की टर्म्स होती हैं इकोनॉमी की, जो बजट में चर्चा की गई होती है, उन सब पे हम क्या करेंगे, आसान एग्जाम्पल के माध्यम से हम उन्हें समझेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरे बजट की चर्चा करेंगे और एक और वीडियो में आज हम क्या करेंगे, पूरे इकोनॉमिक सर्वे की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। तो पहला जो पेज है बजट का, उसमें दिया है विकास की यात्रा को दर्शाया गया है। तो इसमें कहा गया है कि कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे भारत कहाँ जाएगा, क्योंकि हमारा रास्ता कहाँ होके गुजरता है, लास्ट में जो गंतव्य है, जो एंड पॉइंट है, वो क्या है, भारत को क्या करना है, विकसित भारत की ओर लेके जाना है। अब विकसित भारत की ओर कब लेके जाना है हमें, 2047 तक, जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो उसके लिए कुछ बताए गए हैं रास्ते, तो विकास के इंजन बताए गए हैं। अब इंजन होगा तभी तो गाड़ी यहाँ तक पहुंचेगी, गंतव्य तक। तो इंजन में क्या है, सबसे पहले कृषि का डेवलपमेंट होना चाहिए। कृषि को विकास करेंगे, कृषि की उत्पादकता बढ़े, कृषि का निर्यात बढ़े, ये सब करना। उसके बाद जो छोटी इंडस्ट्री है, एमएसएमई, उनको बढ़ावा देना, क्योंकि भारत में बड़ी इंडस्ट्री से ज्यादा ज्यादा रोजगार कौन देता है, छोटी इंडस्ट्री। साथ में निवेश को बढ़ाया जाए भारत में, और उसके बाद निर्यात को गंतव्य बनाया जाए भारत को, कि भारत आयात आजकल ज्यादा करता है, भारत हमेशा से। अब क्या है, हमें निर्यात करना है, जो हमारे इतिहास को भी दर्शाता है। पहले समय में हम आयातक से ज्यादा निर्यातक हुआ करते थे। तो ये की टर्म बताए गए हैं कि इंजन है ये विकास के, ये चारों पॉइंट। उसके बाद है, अब ईंधन, अगर ईंधन के में हम सुधार कर लेंगे, हम कैसे ग्रीन फ्यूल की तरफ जाएंगे, और जिसके साथ समावेशी विकास होगा, ये भी हमें कहाँ ले जाएगा, अंतिम लक्ष्य हमारा विकसित भारत की ओर। तो अब वित्त मंत्री जी ने जब बजट स्टार्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं। तो देश मतलब, देश का मतलब ये नहीं है कि जो फिजिकल पॉलिटिकल इंडिया है वही देश है, नहीं। देश का मतलब है यहाँ के लोग। तो इससे संबंधित ऐसे में ये यूज कर सकते हैं लाइन, या ऐसे भी आ सकता है। तो ये याद रखना है कि देश सिर्फ भूमि नहीं है बल्कि इसके लोग हैं। तो ये बताएगा। उसके बाद है विकसित भारत की आकांक्षा। पहले इंजन हमने देख लिया, अब इंजन के साथ जो आकांक्षाएं हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं, तो विकास में तेजी लाना, यही तो हमारी उम्मीद है। अब कृषि से इंजन चल पड़ा है, पर अब इंजन के साथ साथ स्पीड भी तो पकड़नी चाहिए, उम्मीद। तो सबसे क्या है, विकास को हमें तेज करना है, विकास हो तो रहा है, तेज करना है। समावेशी विकास है, उसे सुनिश्चित करना है। समावेशी विकास का मतलब क्या हो, सबको लेके चलना है, सबको समावेशित करना है। भारत में बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना है। जैसे भारत में मीडियम क्लास है, वैसे भारत में जो 1% लोग हैं उनके पास ही 40% संपत्ति है। तो मीडियम जो क्लास है वो भारत में खर्च क्या करता है, कम खर्च करता है। तो चूंकि इस बार बजट में टैक्स को क्या किया गया है, कम किया गया है। तो क्यों, क्योंकि मध्य वर्ग के व्यय की क्षमता को बढ़ा देना है। तीसरा, अगला पॉइंट है चौथा, निजी क्षेत्र के निवेश में नई जान डालना। अब भारत में जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को हमें ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर एक तो रोजगार क्रिएट करता है, और भारत सबसे बड़ा दुनिया का जनसंख्या वाला देश है। तो रोजगार क्रिएट करना है, साथ ही परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरना है। मतलब जब सारा समावेशी विकास, सब अच्छी चीजें होंगी, तो परिवार के मनोभाव में कैसा हो जाएगा, उल्लास होगा। क्योंकि भारत में एक समस्या देखी जाती है, कौन सी, मानसिक समस्या। आजकल मन की समस्या ज्यादा चल रही है, लोग क्या है, मानसिक रूप से थोड़े कैसे तनाव में होते हैं। तो ये सारी उम्मीद की गई है। उसके बाद बताया गया है कि बजट में, कि गरीब हो, युवा हो, अन्नदाता हो, नारी, इन पे केंद्रित विकास को हमें करना है। तो अगर चार की टर्म अगर यूज रखने की, विकास किन को केंद्रित करके किया जाएगा, आप सोचो। विकास कभी पैसे वाले व्यक्ति या उच्च वर्गों को तो लेके नहीं किया जाएगा। विकास में कौन जुड़ना चाहिए, गरीब। गरीब के बाद युवा, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग कौन से हैं, युवा हैं। अन्नदाता, अन्नदाता जो अन्न देते हैं, अन्नदाता मतलब कृषक। तो कृषक हो गए। उसके बाद है महिलाएं, नारी। तो नारी शक्ति, इन ये विकास के क्या है, केंद्र हैं। तो गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। अब जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये हमेशा यूपीएससी के कोर हैं, मेंस लिखने के लिए भी, क्योंकि मेंस का डाटा थ्योरी यहाँ से लिया जा सकता है, और प्री के लिए भी। तो जब ऐसे की टर्म आए, तो इन्हें मेंस में यूज कर सकते हैं, कि बजट में विकास के केंद्र बताए गए थे, जैसे युवा, गरीब, अन्नदाता, और इससे वोकेबलरी भी अच्छी होती है बोलने की। तो ये अगला है, कृषि विकास को बढ़ावा और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना। कृषि के विकास को बढ़ावा देना, यही तो हमने देखा है। और ग्रामीण समृद्धि है, अब जब कृषि का विकास हो जाएगा तो गांव में कैसी हो जाएगी, समृद्धि आ जाएगी, ये सब बढ़ाना है। अब जो मेन इस बजट की सबसे थीम कह सकते हैं, मतलब जो मेन योजना है, वो मेन योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य।
कृषि योजना या कृषि जिला विकास कार्यक्रम। तो ये मेन पहली है चूंकि योजना, तो इस पे ध्यान थोड़ा ज्यादा देना है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, अभी हमने देखा कि इधर कृषकों को बढ़ावा देना है, बेरोजगारों को बढ़ावा देना है, तो कृषि सबसे पहले आई। तो योजना भी है धन और धान्य कृषि योजना। और कृषि विकास कार्यक्रम, ये क्या भारत के सारे जिलों में चलेगा? अगर स्टेटमेंट ऐसे ही तो देगा एक दो स्टेटमेंट बना के। तो 100 जिलों को अभी शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को 1.7 करोड़ किसानों की मदद मिलने की संभावना होगी। तो अगर पूछा जाए धन धान्य कृषि योजना कृषि जिला विकास कार्यक्रम कितने जिलों को लेकर स्टार्ट हुआ है, तो कितने जिले? 100 जिलों को लेकर स्टार्ट हुआ है। कितने किसानों को मदद मिलेगी? 1.7 करोड़ किसानों को अभी इसमें शुरुआती दौर में मदद मिलेगी। साथ ही इसमें किसानों के लिए क्या किया गया है कि 7.7 करोड़ किसान हो, मछुआरे हो, डेयरी हो। अब इन छोटे वर्ग के लोगों को क्या चाहिए होता है? ऋण ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अगर खेती करने जाओगे तब भी ऋण चाहिए, मछुआरों को भी। तो जो केसीसी हुआ करता था उसमें पहले 2-3 लाख रुपए आसानी से मिलता था, अब वो ऋण की वृद्धि करके कितना कर दिया? 5 लाख ऋण की वृद्धि कर दी गई है। तो ऋण में कितना? 5 लाख तक अब ऋण मिल सकता है केसीसी के जरिए। अब ये अभी की टर्म है, ये इंपोर्टेंट, यही डाटा बन जाता है। अब पेपर में स्टेटमेंट में बना के देगा कि कृषि से संबंधित बजट में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान या फिर मेंस में पूछेगा उन पे चर्चा करो। तो यहाँ पे क्या है, अगर प्री में आता है तो यही आएगा धन धान्य करके कितने जिलों में। फिर पूछा जाएगा कि केसीसी के तहत जो कृषि ऋण है वो अब 10 लाख कर दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। कितना किया गया? 5 लाख किया गया। ऐसे ही अगला डाटा क्या है? कपास उत्पादक मिशन। तो कपास चूंकि हम हड़प्पा का समय से ही करते आ रहे हैं, तो कपास को क्या करना है? बढ़ावा देना है। तो इसके लिए 5 वर्षीय मिशन आया। अब ये इसमें पूछ लेता है कि ये मिशन 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो ये कितने वर्ष के लिए? कपास 5 वर्ष के लिए। तो 1-2 साल में तो कपास से कुछ हो नहीं जाएगा, क्योंकि कपास को मैं लंबे समय तक बढ़ावा देना है। तो 5 वर्षीय कार्यक्रम आया है इसका। कृषि की उत्पादकता, और इसे ऐसे भी याद कर सकते, 5 लाख 5 वर्ष दोनों चीजें 5 के कॉमन में। और अभी जो सरकार, चूंकि इसी बार चुनाव हुए हैं, पहला ही बजट है सही से, मतलब तो क्या है कि 2025 में 24 के चुनाव के बाद ये बजट आया है। उसके बाद तो इसमें ये कह सकते हैं ना, अभी सरकार 5 बजट लेके आई, मतलब 5 साल हैं, तो 5 वर्षीय कार्यक्रम कर दिया, 5 लाख ऋण दे दिया है। तो ये देखा हमने। उसके बाद है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। तो ये कॉमन सा ही है कि उच्च पैदावार वाले बीजों को उत्पादित करना है, उन्हीं से फसल जो कीट प्रतिरोधी हो, जलवायु के अनुकूल हो। और अगला जो मेन राजनीति का हिस्सा है वो है बिहार में मखाना बोर्ड बना है। इससे माना जा रहा है कि 6,000 करोड़ तक का बिजनेस हो सकता है। तो ऐसा कहा जा रहा है अभी अनुमान कि बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कहाँ मखाना बोर्ड बनना है, तो कहाँ पे? बिहार में बनेगा। इसमें क्या होगा? उत्पादन होगा, फिर उसका फूड का प्रोसेसिंग होगा, मूल्यवर्धन होगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद देखें दलहन में आत्मनिर्भरता। अब अभी हमने देखा 5 वर्ष का कपास का मिशन है, 5 वर्ष का कपास का मिशन है, पर दालों का मिशन 6 वर्ष का है। तो ये याद रखना थोड़ा अलग सा है। तो दालों का मिशन कौन सा है? 6 वर्ष का है, तो ये याद रखना है। इसमें तूर, उड़द और मसूर की दाल है, अरहर की दाल मेन वाले में नहीं दिखा रहे हैं। कौन सी है? तूर, उड़द और मसूर की दालों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जलवायु अनुकूल बीज वगैरह, प्रोटीन की मात्रा, तो ये क्या करेंगे? दाल प्रोटीन की मात्रा। तो इसमें मेन जो है वो दालों के लिए स्पेशल है कि 5 वर्ष नहीं है, कितना वर्ष है? 6 वर्ष। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लोग कहाँ ज्यादा जुड़े होते हैं? भारतीय डाक से। तो डाक सेवा को ज्यादा बढ़ावा देना, यहाँ पे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा खाते में रुपए जाए। ईएमआई पिकअप, मतलब अगर कोई व्यक्ति ने मान लो लोन वोन लिया है तो उनके यहाँ से पिकअप कर लें, यहाँ के जो डाक खाने वाले हों। तो ऐसी सुविधाएं दी गई हैं यहाँ पे। अगला है गरीब अन्न अन्नदाता और गरीब नारी पर केंद्रित। अभी हमने देखा था विकास, उसी में अगला पॉइंट है कि सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड सुविधा सरकार ने शुरू की है। जैसे कि एमएसएमई टाइप के जो छोटे इंडस्ट्री हैं, उन्हें सरकार कह रही है कि आप पे एकदम रुपए नहीं हो मान लो उस दिन, तो क्रेडिट कार्ड ले लो। और क्रेडिट कार्ड के तहत क्या होगा? जो सूक्ष्म उद्योग हो गया, मतलब छोटे उद्योग, वो 5 लाख रुपए की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और प्रथम वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। तो अभी हमने
हमने देखा क्या देखा कि सूक्ष्म एमएसएमई पे क्या दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। अब एमएसएमई पे ध्यान दिया तो जा रहा है, तो क्या प्रावधान किया गया है, तो प्रावधान है 5 लाख रुपए की सीमा की क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे कि अगर एमएसएमई वाले पे अभी 10 दिन 15 दिन कुछ दिन रुपए नहीं है तो वो अपने क्रेडिट कार्ड से निकाल के सारे भुगतान दे सकता है। तो ये देखा हमने। उसके बाद है पहली बार उद्यमियों के लिए योजना आई है, पहली बार उद्यमियों के लिए, तो महिला उद्यमी हो, एससी एसटी सहित कोई हो, उनमें 5 लाख पहली बार में उद्यमियों के लिए एक नई योजना चलाई गई है। 5 लाख पहली बार में दिए जाएंगे और 5 वर्षों में ऐसे 2 करोड़ तक ऋण दिए जाएंगे। तो इंपोर्टेंट क्या है, 5 लाख पहली बार उद्यमियों के लिए क्या होगा कि योजना स्टार्ट करी गई है। तो ये है। उसके बाद है कुछ जो मतलब विनिर्माण मिशन, विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो व्यापार के सुगम बनाया जाएगा, मांग वाली नौकरियां तैयार की जाएंगी, प्रौद्योगिकी, जलवायु अनुकूलन इंडस्ट्री हो, ये सब बातें करी गई है। उसके बाद है श्रम सघन, श्रम सघन, सघन मतलब जहाँ ज्यादा हो, तो श्रम सघन मतलब ऐसे क्षेत्र में श्रम ज्यादा लगता है, तो कौन सा, फुटवियर और लेदर इंडस्ट्री में ज्यादा लोग रोजगार मिलता है। तो 22 लाख व्यक्ति लगे हैं रोजगार में। अब ये डाटा एकदम एग्जैक्ट नहीं याद करना है, बस हम ये कह सकते हैं जो श्रम सघन क्षेत्र है उनमें भी सरकार ने उनके लिए प्रयास किए हैं रुपए वगैरह के लिए। तो जैसे फुटवियर, लेदर है, खिलौना, खिलौने में बहुत सारे लोग लगे, ऐसे ही फूड पैकेजिंग प्रोसेसिंग वाले में, खाद्य प्रसंस्करण में। तो ये देखा। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि जैसे एमएसई जो एम मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, एसएमई, तो स्मॉल एमएसई मतलब इस मीडियम वाले, तो इनमें पहले क्या था कि ऋण गारंटी 5 लाख की हुआ करती, 5 करोड़ की हुआ करती थी। अब कितने की कर दी है, 10 करोड़ की कर दी है। ऐसे ही स्टार्टअप की जो ऋण की गारंटी थी वो 10 करोड़ की थी, अब उसे 20 करोड़ कर दिया गया। तो ये बढ़ा दिए गए, मतलब ऋण लेने को डबल कर दिया गया। जो छोटे मीडियम ले रहे थे वो 10 लाख अब 10 करोड़ ले सकते हैं, और जो स्टार्टअप होंगे वो 20 करोड़ तक का ऋण हो सकता है। तो ये देखा। और ऐसे ही इनके लिए, छोटी इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद एक डेफिनेशन में चेंज की गई है जो हर 1-2 साल बाद हो ही जाता है। तो एमएसएमई जो है, वो एमएसएमई जो हम देखते हैं, मार्जिनल स्मॉल वाले मीडियम इंटरप्राइजेस, उनमें संशोधन किया गया उनकी डेफिनेशन में। अब किसे हम सूक्ष्म कहेंगे, किसे हम लघु उद्योग कहेंगे, किसे मध्यम उद्योग कहेंगे, इन सबकी डेफिनेशन होती है रुपए के आधार पर। ऐसे कह तो देते हैं एमएसएमई, तो एमएसएमई में कौन सा इंडस्ट्री एम है, कौन सा एस है, कौन सा मीडियम है, तो ये देखना है। तो जैसे सूक्ष्म उद्यम होता है, बिल्कुल सूक्ष्म, जैसे गांव में मान लो पापड़ की फैक्ट्री लगा दी है, कुछ ऐसा सूक्ष्म उद्यम है। पहले क्या होता था इसमें निवेश, सूक्ष्म उद्योग में निवेश मतलब सूक्ष्म उद्योग थोड़ा बड़ा, फैक्ट्री लगना स्टार्ट हो जाएगी पर छोटे स्तर पर। तो इसमें वर्तमान में क्या था, 1 करोड़ रुपए तक के मतलब नीचे जो रहेंगे इंडस्ट्री, छोटे ही रहते हैं, उनका 1 करोड़ था, अब क्या हो गया 2.5 करोड़ कर दिया, मतलब बढ़ा दिया है। और टर्नओवर कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में टर्नओवर 5 था, अब वो कर दिया 10 करोड़ तक का टर्नओवर हो सकता है। तो उन्हें सूक्ष्म इंडस्ट्री कहेंगे, मतलब 10 लाख का भी हो सकता है, 5 लाख, पर अधिकतम कितना होता है कि ढाई मतलब कितने करोड़ तक, 2.5 करोड़ तक का होगा, वो छोटी इंडस्ट्री कहलाएंगे, बिल्कुल सूक्ष्म है। मतलब सूक्ष्म लगेगा कि पापड़ वाला 2.5 करोड़ कैसे हो सकता है, तो वो छोटे में आ जाए ना, उससे 10 लाख वाला भी है, 5 लाख वाला भी है, मतलब हाईएस्ट है ये तो लिमिट 2.5 करोड़। और इनका टर्नओवर जो होना चाहिए वो 10 करोड़ के आसपास होना चाहिए। इन्हें हम कह देते हैं सरकारी डेफिनेशन में ये सूक्ष्म उद्योग है। उसके बाद आते हैं कुछ उद्योग, लघु उद्योग। लघु उद्योग क्या होते हैं, तो लघु उद्योग पहले 10 करोड़ वाले हुआ करते थे, अब वो 10 करोड़ का हो गया क्या, यहाँ पे जीरो लगा दिए, यहाँ जीरो से पॉइंट हटा दिए, ऐसे याद कर लो, तो 25 करोड़ हो गया यहाँ पे। तो पहले जो मतलब सूक्ष्म उद्योग 2.5 करोड़ का था, वो अब कितना का हो गया, लघु उद्योग 25 करोड़ का हो गया है। संशोधन क्या हुआ है यहाँ पे कि जो टर्नओवर है उनका, टर्नओवर मतलब क्या है कि वो कितना मार्केट में रुपए लेन देन हो रहा है, उनका सामान बिक रहा है, खरीद रहा है, तो ये सब, ये 100 करोड़ का होना चाहिए। तो हम उसे क्या कहेंगे, लघु उद्योग, मतलब सूक्ष्म से तो थोड़ा बड़ा है। बड़ा कितना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है, क्योंकि ढाई का क्या हो रहा है, 25 हो रहा है, 10 का 10 गुना मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, हम बस इतना याद रखना। तो उसके बाद है मध्यम इंडस्ट्री। मध्यम में फिर मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 का करना है, 25 पंजे 125। तो अब क्या होता है, ऐसे याद रख सकते हैं, ये वाले तो पुराने डाटा थे। तो पुराने पहले समय में जो मध्यम उद्यम कहलाता था वो 50 करोड़ का मध्यम कहलाता था, अब 125 करोड़ का कहलाएगा। वैसे ही उनका टर्नओवर, जो माल खरीदा बेचा जाएगा, वो इतना, व्यापार बैलेंस शीट में 500 करोड़ का होना चाहिए। तो पहले वाले में क्या था, 10 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 10 गुना था, मतलब सूक्ष्म उद्योग मध्यम तब बनेगा जब वो 10 गुना हो जाएगा। और मध्यम अगर 5 गुना हो जाता, लघु 5 गुना हो जाता है, तो किसमें चेंज हो जाता है, मध्यम में। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसे, 10
100 और 500 और 2.5 और 25 करोड़ और 125 करोड़। तो ये हमने डेफिनेशन देखी है, ऐसे आ सकती है। उसके बाद है आंगनवाड़ियों के लिए भी 2.0 स्टार्ट किया गया, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0। आई आईटी में क्षमता का विस्तार किया गया, आईआईटी में क्षमता। उसके बाद है सभी जिला अस्पतालों में, जैसे हर एक जिले में एक सरकारी अस्पताल होता है, तो उस अस्पताल में क्या होगा कि डे केयर होगा। अब ये डे केयर क्या होता है? तो डे की केयर, दिन की केयर, तो होता क्या है भारत में आजकल कौन सी वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, जो लोग काम करने आ रहे हैं। अब सोचो घर में किसी को कैंसर हो, अब उसकी इलाज दवा सारी चीजें मतलब देख रख रखाव होना चाहिए। तो डे केयर में क्या होता है कि हम उन्हें अस्पताल में छोड़ सकते हैं, अगर किसी को बीमारी है कुछ, तो डॉक्टर वहां पे होंगे, नर्सेज वगैरह, वो देखभाल कर सकते हैं उनका, कि जैसे घर में कोई ना हो या बूढ़ा बुजुर्ग हो। अब डे केयर में केवल ऐसा ही नहीं, कैंसर वाले डे केयर जो अवधारणा आई वो बच्चों से आती है, कि क्या होता है जिन घरों में बच्चे क्या होते हैं विदेश वगैरह में, जो सब लोग काम करने चले जाते हैं, तो बच्चों को स्कूल वगैरह में या कहीं छोड़ दिया जाता है या खिलाया जाता है। वैसे ये डे केयर कैंसर के लिए हर एक जिले में स्टार्ट किया जाएगा, ताकि कैंसर पीड़ित जो लोग हैं उनकी देखभाल आसानी से हो सके। उसके बाद है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एक चल रही है, तो जैसे अभी धन धान्य वाली एक स्कीम देगी, अब है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। इसमें क्या होगा कि जितनी भी किताबें होंगी ना स्कूल और उच्च माध्यम वाली, वो सब डिजिटल रूप से मतलब उनकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो यही है भाषा पुस्तक स्कीम। तो इसमें सबके डिजिटल रूप से वो पीडीएफ में उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। उसके बाद है कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र। कौशल प्रशिक्षण मतलब स्किल दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट। अब किसी को सिलाई सीखनी है, किसी को सिंचाई सीखनी है, किसी को और कुछ सीखना है, खेती, तो ये वाली है, किसी को डेयरी, तो ये सब स्किल करे जाएंगे। या किसी को मान लो कंडक्टर सेमी कंडक्टर बनाना सीखना है, किसी को बोर्ड खोलना, मतलब ये सारी चीजें स्किल के से ही तो आएगी, तो स्किल डेवलप कर दी जाएगी उसकी। तो ये वाली चीज के लिए 5 केंद्र खोले जाएंगे। उसके बाद अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला, काफी चर्चे में है इस बजट में, मतलब एक दो बार बजट में स्पेशली लिखा है। तो अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला देखते हैं, तो ये 5 वर्षों में इसके लिए 50,000 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। अब सोचो कितनी बड़ी बात है। प्लस सरकारी स्कूलों में अगर 50,000 सरकारी स्कूलों में ऐसी प्रयोगशालाएं बन जाएंगी, तो अटल टिंकरिंग लैब कहां से कहां तक पहुंचेगी। तो 5 वर्षों में, जैसा देख रहे हैं कि 5 आ रहे हैं, केवल दाल वाले में अभी 6 आया, बाकी सब में 5 वर्ष का ही योजना है। तो 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशालाएं। अब अटल टिंकरिंग लैब होती क्या है? जैसे कि एक स्कूल है, अब स्कूल में लैब होती है, जो लैब जैसे हम क्या लैब में करते हैं अभी आगे, कि जैसे नॉर्मल में कि टेस्ट वगैरह केमिकल वगैरह, यही तो लैब में करते थे बचपन में। अब ये लैब कौन सी है? अटल टिंकरिंग लैब। इनमें थोड़ी उन्नत चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे कि मान लो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिखाया जाएगा, जैसे ये नॉर्मल एआई टेक्नोलॉजी वगैरह, ड्रोन, कोडिंग, डिकोडिंग, गेम बनाना, 3D टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें जो आएंगी, ये सारी चीजें यहाँ सिखाई जाएंगी अटल टिंकरिंग लैब में बच्चों को, ताकि वो कैसा हो सके, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और इसी के अंतर्गत एक प्रोग्राम चलता है स्टेम प्रोग्राम, STEM। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, इनको बढ़ावा देना। ये 2016 में स्टार्ट किया गया था। तो पूछे ये अटल टिंकरिंग लैब वाला मिशन किसने चलाया है? तो नीति आयोग का मिशन है। किसका? नीति आयोग का। और नीति आयोग का किस में मिशन है? तो एक नीति आयोग का प्रोग्राम चलता है अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन पहल के तहत क्या है, स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब शुरू करी गई थी। कब? 2016 में। तो ये हमने जाना। उसके बाद है शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई केंद्र वगैरह खोले जाएंगे। उसके बाद क्या है, ब्रॉडबैंड वगैरह स्कूलों में, मतलब वाईफाई सारे कनेक्ट होंगे, ये सारी चीजें करी गई। उसके बाद पीएम स्वनिधि। अब स्वनिधि में क्या होता है कि जो बैंकों से आसान सहाय, मतलब नॉर्मल सस्ते दरों पे क्या हो लोन मिल जाता है, तो स्वनिधि वाला दिया है। उसके बाद है अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें राज्यों को सहायता दे दी गई है। और ये राशि और टाइम दोनों बड़े इंपॉर्टेंट से हैं। कैसे? कि 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा राज्यों को। कितने साल? 50 साल के लिए। ये 5 नहीं है यहाँ पे, 50 वर्षों के लिए राज्यों को ऋण मुक्त ब्याज दिया, ऋण मुक्त मतलब ऋण मुक्त दिया जाएगा। क्या? लोन। कितना लोन? 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा, जो पूंजीगत व्यय के लिए होगा। पूंजीगत व्यय का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यय जो संपत्ति क्रिएट करे। संपत्ति क्रिएट का मतलब ऑफिस बना दिया, ये पूंजीगत व्यय। हालांकि इसमें डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, पीडीएफ में ही है, तो पूंजीगत व्यय तो हम दोबारा से देखेंगे। तो क्या हुआ है, 1.5 लाख करोड़ रुपए राज्यों को दिया जाएगा 50 साल के लिए। और
उस पर ब्याज लगेगी? नहीं। अगला है जल जीवन मिशन में 100% कवरेज करना है और मिशन का विस्तार किया गया है 28 तक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डाटा है क्योंकि ये 2028 तक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, चुनाव 29 में होने जी, ये 28 तक है। जल जीवन मिशन 100% करना है। उसके बाद है जो अगला इंपॉर्टेंट है, विकास केंद्रों के रूप में शहर, मतलब जो शहर होंगे वो विकास के केंद्र बनेंगे और सृजनात्मकता वहां पे होगी, नए नए इनोवेशन हो रहे होंगे। तो ये देगा। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा मिशन, तो निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाई बढ़ाई जाएगी। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है, तो न्यूक्लियर एनर्जी में किसकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी? प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाई जाएगी न्यूक्लियर सेक्टर में। तो ये करना है। उड़ान, जो उड़े देश का आम नागरिक है वो अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने का बनाएगा। तो उड़ान 10 वर्षों के लिए किया गया है, 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ना है। मतलब हवाई जहाज में जो टिकट होती है ना, वो थोड़ी सस्ती होती है उड़ान के तहत, जो आम व्यक्ति है वो जा सके। उसके बाद है भविष्य में बिहार के लिए, बिहार में जैसा कि हमने मखाने वाला देखा था, उसके बाद ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। पश्चिमी, मतलब पश्चिमी जो कोसी नहर है, कोसी नदी तो हम जानते ही है बिहार में बहती है। अब यहाँ पे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या है? नाम है ग्रीन फील्ड, ग्रीन पड़ा हुआ फील्ड, ऐसे याद कर लो। तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे एक फील्ड ही पड़ा है, ऐसे ऐसे समझते। यहाँ पे पहले घास लगी थी, कुछ नहीं था यहाँ पे। सरकार ने पूरा घास पेड़ सबको काट के साफ किया, यहाँ पे एक बना दिया बढ़िया सा मॉल। ये क्या होगा? ग्रीन फील्ड। यहाँ पे बना दिया एयरपोर्ट, ये क्या होगा? ग्रीन एयरपोर्ट, मतलब ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ऐसे ही बना दिया हाईवे, तो क्या हो जाएगा? ग्रीन फील्ड हाईवे। यहाँ पे क्या होता है कि पहले कुछ नहीं था, ग्रीन फील्ड उस योजना को कहते हैं, पहले नहीं था। और उसके बाद क्या है ये, अब ऐसे ही सुनते हैं कभी कभी ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड क्या होता है? जहां पहले से कुछ था, वहां पे उसे दोबारा से इनोवेट कर दिया। जैसे एक पहले से रोड थी, हाईवे था, उस हाईवे को टूटा फूट गया, बेकार हो गया था, सरकार ने दोबारा रिनोवेट करके एकदम नया बना दिया। तो वो कौन सा होगा? ब्राउन फील्ड हो जाएगा। तो ये है। उसके बाद है एक स्वामेह निधि है। तो स्वामी निधि 2 है। ये क्या है? ये मतलब तेजी से कार्य पूरा करने के लिए, वित्त पोषण के लिए, आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए। तो जो आवासीय इकाई होती है, मतलब लोग जो रहते हैं, उनके निर्माण को तेज करने के लिए स्वामी निधि है। तो स्वामी की निधि है किसके लिए? आवास को, निर्माण को तेज करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये पूछा जा सकता है कि स्वामी ही निधि किसके लिए है। ऐसे पूछ लेगा कि इनोवेशन के लिए, नासा का है, कि ऐसा कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल में। तो ऑप्शन में तो ये स्वामी निधि किसके लिए? आवासीय इकाइयों को क्या करेगा जाएगा? तेजी से रुपए दिया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि राज्यों के साथ साझेदारी करी जाएगी और शीर्ष 50 पर्यटन गंतव्यों का विकास किया जाएगा। मतलब सब राज्यों से बुला के पूछा जाएगा, अपनी अपनी लिस्ट दो, कौन कौन सा वो रखना है। अब सब राज्यों से 50 पर्यटक क्षेत्र निकाले जाएंगे और जिनका विकास किया जाएगा, जहाँ यात्री वगैरह बढ़े। ऐसे ही होम स्टे से मुद्रा ऋण, होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण। होम स्टे का मतलब क्या होता है? जैसे साउथ में चलता है काफी होम स्टे वाला, केरल वगैरह, कर्नाटक वगैरह में भी चलता है। होता क्या है? जैसे मान लो किसी का घर है, घर में एक दो लोग रह रहे हैं, अब एक व्यक्ति यहाँ घूमने जाता है उस शहर में। अब वो होटल में रहेगा, तो होटल में मान लो 4,000 2,000 रुपये महीने, मतलब दिन रात में सोया तो 2,000 रुपये लगे, या फिर एक 5 दिन रुका तो 10,000 हो गए। पर हो सकता है ना किसी का घर में एक दो रूम खाली हो और वो ये कहे हमारे यहाँ रुको आके, हम केवल 1,000 रुपये लेंगे, प्लस में 100-200 रुपये खाने के, या फिर उतने उसी में हो जाएगा सब। तो व्यक्ति यहाँ पर जाना पसंद करेगा नहीं, इसे ही कहते हैं होम स्टे। तो आजकल काफी बढ़ता है होम स्टे साउथ वाले स्टेट में, क्योंकि इससे क्या होता है, घर में जो व्यक्ति है उसकी आय बढ़ जाती है, कि 1 दिन या 2 दिन के लिए कोई आया मेहमान की तरह, और उसके बाद क्या होगा, मतलब ये होते कौन है? टूरिस्ट लोग। जैसे अब कोई आया, जैसे वहाँ का कल्चर भी जानना है, तो वो होटल से अच्छा उस एरिया में रहना पसंद करेगा ना, जहाँ लोगों से मिल सके। तो ये भी बढ़ावा देना है, इसके लिए मुद्रा वगैरह दी जाएगी ताकि विकास किया जा सके। उसके बाद है गरीब कल्याण, उसी योजना के अंतर्गत एक दो कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक तो ये IIT IIMs वगैरह को बढ़ावा देना ही है। उसके बाद एक है फसल जर्म प्लाज्मा के लिए जीन बैंक स्थापित करने की बात करी गई है, और 10 लाख जर्म प्लाज्मा लाइनों वाला दूसरा जीन बैंक बनाया जाएगा। तो भविष्य में क्या हो जाएगा? 10 लाख जर्म प्लाज्मा वाला एक जीन बैंक बनाया जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10 लाख जर्म प्लाज्मा रखे जाएंगे। तो कौन से जर्म प्लाज्मा रखे जाएंगे? तो होता क्या है, जर्म प्लाज्मा का मतलब
कि अलग-अलग किस्मों और संकर प्रजातियों के बीज जो होते हैं उनको साथ में उनके सेल्स, टिश्यू उनको संरक्षित रखा जाता है ताकि जैसे ज़रूरत पड़े मान लो कई सारे फसल के जैसे धान होंगे कई सारे उनके बीज कुछ के रख लिए, कुछ की नई-नई किस्में रख ली, आगे कभी विलुप्त हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, उनके टिश्यू रख लिए और व सेल्स वगैरह रख ली और उनकी बीमारियाँ हुई तो वो सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी, रिसर्च होती रहेगी। तो इसे कहते हैं जर्म प्लाज़्मा जीन बैंक। तो ये हुआ। उसके बाद है ज्ञान भारतम मिशन है। ज्ञान भारतम मिशन क्या है? 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए हमारी पांडुलिपि धरोहर का प्रलेखन और संरक्षण है। मतलब 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षण करना है, डिजिटलीकरण उन्हें कर देना मतलब जो पांडुलिपियां हैं उनसे ऑनलाइन सारी चीजें कर देनी। तो ये है ज्ञान भारतम मिशन। तो ये पूछे जा सकते ज्ञान भारतम मिशन किससे जुड़ा है, धन धान्य किससे जुड़ा है, ऐसे वाले। उसके बाद है भारत ट्रेड नेट। अब भारत को हटा दो, मेन बात हमें जानना पहले ट्रेड नेट क्या है। तो व्यापारी ऑनलाइन लेन देन करते हैं, आयात निर्यात मतलब एक देश से दूसरे देश हो सकता है तो उसमें कागजी कार्रवाई में टाइम लगता है काफी सारा। तो भारत ट्रेड नेट होगा वो क्या करेगा, उस टाइम को घटा देगा कि सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। तो आयात निर्यात, सीमा शुल्क, कागजी कार्रवाई ये सब कैसा हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत ट्रेड नेट क्या है, नेट से ही ट्रेड कर लेना है। तो ये हुआ। उसके बाद है कि एक टर्म यूज की गई है यहाँ पे कि ग्रामीण सदस्य क्षेत्रों में स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने हैं। स्वयं सहायता समूह जो अपनी ही सहायता कर सके मतलब गांव में ग्रुप बना के। उसके बाद एक टर्म है जो उसे याद रखना है, NABFID। NABFID क्या होता है, तो ये हम अभी आगे एक बार और आएगा ये, उससे पहले ये देख लेते स्थापित क्यों किया गया। तो ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता है। तो वित्तीय सहायता किसके लिए, NABFID कि जैसे क्या होगा कि अवसंरचना को बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार से रुपए चाहिए होता है और बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो NB जो है NABF, ये नाम याद रखना है, NABFRID। अब अगर ये आ जाए तो इसकी एक तो हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर, तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये याद रखना है कि NABFID क्या है, नेशनल जो बैंक होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उससे वो मदद क्या करेगी, आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा उसने स्टार्ट की है। आंशिक ऋण संवर्धन का क्या मतलब हुआ कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा था, मान लो कोई रोड बन रही थी, कुछ वहां रुपए की कमी आई तो आंशिक ऋण यहाँ से मिल सकता है। तो NABFRID कर सकता है इसमें मदद। तो एक तो यहाँ पे की टर्म क्या रहेगा, इसकी फुल फॉर्म याद करनी है और फुल फॉर्म के साथ साथ हमें ये जानना है कि ये आंशिक ऋण सुविधा बना रहे हैं। तो ये नाम तो याद रखना ही है। एन से नेशनल हो गया, बैंक हो गया, फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये इसका नाम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी याद रखना। तो कुछ ऐसी की टर्म होती है पेपर में पूछ लेते हैं। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है इस बार, वो कहा गया है कि जो FDI है ना, जो FDI, वो FDI को बीमा क्षेत्र में 74% से 100% कर दिया गया। मतलब जो अभी LIC ऐसी संस्थाएं होती हैं, वो सरकारी संस्थाएं होती हैं या प्राइवेट संस्थाएं कुछ होती हैं, पर प्राइवेट कितना प्राइवेट हो सकती थी अभी तक, 74%। अब 100% FDI आ सकता है। FDI का मतलब क्या हो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है डायरेक्ट, मतलब कंपनी को कोई तामझाम नहीं करना है, सीधे दूसरी कंपनी को खरीद सकता है, सीधे बिल्डिंग बनाने के लिए रुपए दे सकते हैं, सीधे उनके शेयर खरीद सकते हैं। तो डायरेक्ट हो सकता है ये। और ये थोड़ा टाइम भी इनके लिए ज्यादा होता है, क्योंकि अब सोचो बिल्डिंग बनाएगी कोई कंपनी या कुछ बड़ी स्तर पर करेगी तो ज्यादा समय तक भारत में टिकेगी। तो उन्हें 74 से 100%। तो ये काफी चांस है कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बीमा क्षेत्र में किस क्षेत्र में या बीमा क्षेत्र में कितना FDI कर दिया गया, 74 से 100 कर दिया गया, 100%। उसके बाद है FSDC के संबंध में एक न्यूज है। FSDC का क्या है कि राज्यों को, एक तो ये इंपॉर्टेंट आएगा, एक सूचकांक जारी किया जा रहा है। तो ये तो कंफर्म लगभग आना ही है कि राज्यों के निवेश के लिए कौन सा एक सूचकांक आया है। तो ये आया है राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक।
मतलब राज्य निवेश के अनुकूल है भी कि नहीं है। ये आया है राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक एक आएगा, मतलब अभी है। अब एफएसडीसी तंत्र है। एफएसडीसी क्या है? वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायता सहायक आदेशों के का मूल्यांकन करने के लिए है। तो मेन क्या है कि जो नियम होते हैं, वित्तीय नियम और उनके प्रभाव होते हैं, उनका मूल्यांकन किया जाएगा। नियम का मतलब क्या? वित्तीय क्षेत्र में विकास कैसा हो रहा है, उस विकास में क्या बढ़ावा दिया जा सकता है, उसमें स्टेबिलिटी कैसी है। तो उसे स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक योजना है। तो मतलब योजना का मतलब एक काउंसिल है। तो एफएसडीसी उसे कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। नाम ही स्टेबिलिटी, तो वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एफएसडीसी है। तो पूछ लेगा एफएसडीसी किससे संबंधित है? स्टेबिलिटी से ही संबंधित है, वित्तीय वित्तीय क्या है? स्थिरता से। उसके बाद जन विश्वास विधेयक एक है। अब ये जन विश्वास विधेयक क्या है? 2.0। इसके तहत विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित कर दिया। बहुत सारे ऐसे कानून थे तो नॉर्मल कानून थे, पर उनमें अपराधी सा समझ लिया जाता था व्यक्ति को। तो अपराधी नहीं माना जाएगा, मतलब इकोनॉमी के टर्म में काफी छोटे छोटे मामले हुआ करते थे। तो 100 से ज्यादा ऐसे प्रावधानों को हटा दिया गया है जिसमें गैर अपराधी घोषित करना जिनमें शामिल था। तो ये वाली चीज है। उसके बाद है अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। अप्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ? सरकार ने एक तो कई सारे टैरिफ हटा दिए, अप्रत्यक्ष ही तो होते, टैरिफ लग रहे हैं कई सारे। उसके बाद सरकार ने कहा एक से अधिक सेस और एक से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। तो एक एक लगाया जा सकता है, एक से अधिक एक बार में नहीं लगाया जा सकता, ना सेस और ना सरचार्ज। अब सेस और सरचार्ज को समझते हैं क्या होते हैं। तो सेस क्या होता है? विशेष कार्य और योजनाओं के लिए जब धन जुटाया जाता है, जैसे कोरोना हुआ। अब कोरोना के समय क्या होगा? सरकार को स्वास्थ्य के लिए रुपए लिया जाएगा कोरोना के समय, और शिक्षा के लिए। कोरोना में वैक्सीन लगी, बहुत खर्चा हुआ, तो सरकार कहेगी ना थोड़ा सेस लगा देते हैं अलग से। सेस का मतलब है जैसे टैक्स 100 रुपए लग रहा था, अब सरकार कहेगी 101 लगेगा टैक्स। 1 रुपए क्या है? सेस है, क्योंकि विशेष कार्य योजना के लिए, ऐसे ही मान लो गरीबों की मदद करनी। तो ये क्या होता है? विशेष, इनका विशेष कार्य होंगे, स्वास्थ्य हो सकता है, शिक्षा। ये हो गया सेस। उसके बाद है, और सेस किसी से भी लिया जा सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद एक होता है अधिभार। ये तो हो गया उपकर, कर के ऊपर उपकर है किसी विशेष योजना के लिए। उसके बाद आता है अधिभार। अधिभार का मतलब होता है सरचार्ज। सरचार्ज का क्या है? अब कर पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर अधिक राजस्व का प्राप्त किया जाता है, पर ये किस पे? उच्च आय वाले लोगों पर। अब जैसे अंबानी टाइप के लोग हैं, तो अंबानी टाइप के लोग हैं या अडानी टाइप के लोग हैं, या मतलब ये तो एग्जाम्पल है, मतलब हुआ इसका उच्च आय वाला कोई भी व्यक्ति, उस पर सरकार क्या करेगी? सरचार्ज लगा देगी। सर हैं ये, पहले से ऐसे याद कर लेना, ये सर हैं, बड़े लोग हैं। तो बड़े लोग हैं सरचार्ज वाले, इन पे अतिरिक्त शुल्क लगा देगी सरकार। अब इनसे कहेगी भाई 100 रुपए टैक्स देते हो, अब से 110 देने हैं तुम्हें, मतलब कुछ समय के लिए, क्योंकि हमें ये रुपए चाहिए, सरकार का राजस्व कम है या कोई भी दिक्कत है। तो ये हो गया। तो सेस किसी से लिया जा सकता है, विशेष कार्य के लिए होगा, जबकि सरचार्ज के लिए उद्देश्य जरूरी नहीं है, हमें राजस्व प्राप्त करना है, उच्च आय वाले लोगों पे लगेगा, हर किसी पे नहीं लगेगा। अगला है प्रभावी ड्यूटी इंसिडेंस बनाए रखने के लिए उपयुक्त तो उपकर लगाए जाएंगे, इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस। तो इफेक्टिव ड्यूटी इंसिडेंस में क्या मतलब? अच्छी ड्यूटी, मतलब जो उपकर लगाए जाएंगे वो सही लगाए जाएंगे, इफेक्टिव। तो ये चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद है एमआरओ की चर्चा की गई है। एमआरओ का संवर्धन बढ़ावा देने की बात है। तो इसमें क्या है? मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। और किसके लिए ये? पुराने जहाजों को तोड़ने के संबंध में 10 वर्षों की छूट और मरम्मत जो वाली है, उस सीमा का विस्तार किया गया। तो 10 वर्षों की छूट दे दी गई है, मतलब पुराने जहाज हो चुके हैं या रेलवे के माल का निर्यात है, उसमें 10 वर्ष की छूट और मरम्मत और ये सारी चीजों की दे दी गई। मतलब जरूरी नहीं तुरंत कर दो, 10 साल का है। इसमें एमआरओ का मतलब होता है मेंटेनेंस, मतलब कोई चीज है, कोई शिप वगैरह, उसका मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, उसे रिपेयर भी करना पड़ेगा। उसके बाद ओवरऑल। ओवरऑल इंपोर्टेंट है थोड़ा, क्यों? उपकरणों का निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है ओवरऑल के अंतर्गत। तो ओवरऑल का मतलब क्या है? ओवरऑल से याद कर लेना। ओवरऑल जाके क्या करेंगे? देखेंगे कि भाई सही मशीन है कि नहीं है, मरम्मत की तो जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल का मतलब उपकरणों का निरीक्षण और परीक्षण। उसके बाद है कि निर्यात अगर ज्यादा हो रहा है, वो भी क्या? हस्तशिल्प और लेदर। लेदर और हस्तशिल्प। हस्तशिल्प हाथ वाले लोग बना रहे हैं हाथ से, तो रोजगार ज्यादा मिलेगा। लेदर भारत का एक इंडस्ट्री मेन है ही है। तो इन पे ड्यूटी फ्री इनपुट दिए जाएंगे। ड्यूटी फ्री इनपुट का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, न टैक्स लिया जाएगा ज्यादा और न कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो इसे ही कहते हैं ड्यूटी फ्री इनपुट, टैक्स नहीं, कस्टम ड्यूटी नहीं, या बहुत कम। तो ये वाले होते हैं। तो किस किस पे? हस्तशिल्प और लेदर इंडस्ट्री पे। तो ये देखना है। उसके बाद है दवाओं के संबंध में एक डाटा है
36 दवाओं को, औषधियों को छूट ही दे दी गई है टैक्स वगैरह से। कितनी? 36 पे। और 6 दवाओं पे 5% शुल्क लगाया जाए। अब 36 दवाओं में ज्यादातर कैंसर, गंभीर दुर्लभ रोगों वाली है, क्योंकि भारत में आएंगी तो उन पे टैक्स लग जाएगा। तो 100 वाली चीज, 5 वाली चीज कितने में बिकेगी? 200-400 रुपए में। तो 36 दवाओं पे वो शुल्क ही खत्म कर दिया है। तो ये चीज आई। अगला है प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव में ही जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें है अंतरराष्ट्रीय लेन देन न्यूनतम मूल्य निर्धारण। तो आर्म्स लेंथ प्राइस की 2-3 बार चर्चा है यहाँ पे। तो अंतरराष्ट्रीय लेन देन में न्यूनतम मूल्य वर्धन निर्धारण, न्यूनतम मूल्य वर्धन, या इंग्लिश में आएगा आर्म लेंथ प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? अब इसे सोचो। अंतरराष्ट्रीय लेन देन में एक आर्म लेंथ प्राइस होना चाहिए। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है? जैसे कि बाजार के वास्तविक मूल्य पे क्रय और विक्रय होना चाहिए। अब कहोगे कि बाजार का क्रय विक्रय तो बाजार मूल्य पे ही होता है। नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? कि कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी को पता चले कि दूसरी कंपनी को हमारी चीज की जरूरत ज्यादा है, तो वो कहेगा ये तो लेंगे ही लेंगे, तो 10 वाली चीज को 12 रुपए में कर देगा। या फिर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है कि उसने देखा कि बी कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा, वो अपनी चीज को अब क्या करेगा, 2 रुपए सस्ती कर देगा। अब इसे तो घाटा हुआ ना, और इसे क्या होगा, फायदा हो जाएगा। तो ये असल में मार्केट में सही तो नहीं है, क्योंकि सबको समान मौका मिलना चाहिए। तीसरा क्या हो सकता है अगला, कि धोखाधड़ी लाभ के लिए भी तो हो सकता है। धोखाधड़ी के लिए भी एक देश ये कहेगा कि इनके पे ज्यादा टैक्स लगाओ, दूसरे पे कम टैक्स लगाओ। मतलब क्या हुआ, आर्म लेंथ प्राइस का, कि वास्तविक बाजार मूल्य पर सामान का क्रय विक्रय होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय हो चाहे नहीं हो। तो न्यूनतम मूल्य निर्धारण के लिए एक योजना आई है, तो ये है 3 वर्षीय ब्लॉक अवधि के लिए। तो 3 वर्ष के लिए इसमें क्या, आर्म लेंथ प्राइस पे जोर दिया गया है कि धोखाधड़ी और रेट जो बाजार से तय हो, ऐसे नहीं तय हो। समझ में आया? जैसे दवाओं की जरूरत ज्यादा हुई, अब दवाओं वाले रेट ज्यादा कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई धोखाधड़ी और लाभ के लिए रेट ऊपर नीचे ना हो। तो ये देखा। उसके बाद है रोजगार और निवेश। तो रोजगार और निवेश का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए कर निश्चित किए गए हैं। स्टार्टअप का निर्गमीकरण हुआ है और 5 वर्ष का विस्तार किया गया। तो यहाँ पे 3-4 टर्म है जो याद रखना। इसका क्या मतलब हुआ? स्टार्टअप के लिए निर्गमीकरण, मतलब निर्गम जो होते हैं, निगम वाला, निगम, तो निर्गमीकरण वाला, तो एक्सटेंशन फॉर इनकॉर्पोरेशन बाई 5 ईयर स्टार्टअप। अब इसमें क्या हुआ है कि ये कह रहे हैं एक्सटेंशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, एक्सटेंशन मतलब स्टार्टअप को 5 वर्ष के लिए विस्तार दे दिया गया है निर्गमीकरण का। अब इसका क्या मतलब, कैसा विस्तार दिया गया? तो सोचो, एक स्टार्टअप बनता है, सरकार कई सारे उसे लाभ देती है कि भाई तुम नए बने हो तो हमें 10 साल के लिए, जैसे 5 साल के लिए टैक्स मत देना, ये टैक्स कम देना, और लोग इतना दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्योंकि सरकार नई इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है। अब होता क्या है, सरकार ने ये कहा है कोई बात नहीं, अब हम 5 साल एक्स्ट्रा देंगे। जो नए नए स्टाफ होंगे वो मान लो 5 साल या 10 साल जो अपना काट चुके हैं, 5 साल हम और एक्स्ट्रा देंगे, मतलब वो सरकार के लाभों का फायदा और ज्यादा कमा सकते हैं। तो यही है स्टार्टअप के निर्गमीकरण का 5 वर्षों का विस्तार किया गया। उसके बाद एक यहाँ पे टर्म आई है, वो टर्म क्या आई है कि लीजिंग यूनिट, और ये सारी चीजें आ गई हैं। तो इन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एक टनेज टैक्स। तो टनेज टैक्स का क्या मतलब हुआ? तो टनेज टैक्स का मतलब हुआ है टैक्स स्कीम फॉर, ये जो दिया है ना टैक्स स्कीम, टनेज जो है, टनेज टैक्स। तो टन टन हम जानते हैं ना, टन मतलब वजन। तो टनेज टैक्स कौन सा होता है? जो वजन पे लगता है। वजन पे कैसे? जैसे कि कोई आइलैंड पे आया, कोई मान लो तट पे आया, समुद्र के तट पे कोई सामान उतरा, उसमें वजन इतना था, उस आधार पे थोड़ा टैक्स लगा दिया गया, जो कुछ भी लगेगा, तो उसे कहते हैं टनेज टैक्स। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, टन वार स्कीम भी स्टार्ट की गई है, पर कहाँ? अंतरदेशीय जलयान हेतु। अंतरदेशीय जलयान का मतलब क्या? इंडिया में अब नेशनल वाटरवे काफी बन रही है। अब नेशनल वाटरवे बनेंगे तो टैक्स कैसे लगेगा? तो टन के हिसाब से मान लो एक शिप निकली हल्दिया से और कहीं जाने के लिए इलाहाबाद के लिए, मान लेते हैं हल्दिया से इलाहाबाद के लिए नेशनल वाटरवे में एक शिप निकली। अब वो जहाँ पहुंचेगी तो वहां पे देखा जाएगा कितना टैक्स लाइन से, तो देखा जाएगा शिप में कितना वजन था। तो इसे ही कहते हैं टन वार स्कीम। उसके बाद स्टार्टअप में निर्गमीकरण देख ही लिया था, 5 साल के लिए एक्स्ट्रा दे दिया। साथ में एक टर्म यहाँ पे यूज आई है आईएफएससी। तो आईएफएससी कोड सबने अपने बैंक का देखा होगा कि बैंक का एक कोड होता है आईएफएससी, तो वही है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो उससे संबंधित में एक न्यूज था। उसके बाद है जो एक रुपए कहाँ से आता है कहाँ जाता है, ये हमेशा हम बजट में पढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा जो रुपए, जैसे कहाँ से आता है, तो 100 रुपए है मान लो, तो 100 में सबसे ज्यादा जो आता है वो उधारी से आता है और अन्य देनदारियों से, मतलब जो देना है ऐसे आएगा। तो उधारी और देनदारियों से 1/4 रुपए आ जाता है। 1/4 मतलब
24% के आसपास आसपास। तो 25 याद कर लें लगभग। तो लगभग कह सकते हैं 1/4 रुपए कहाँ से आता है, उधारी से ही आ जाता है। तो फर्स्ट है ये। पर अगर टैक्स के रूप में देखा जाए सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ से आता है, तो आता है आयकर से, मतलब प्रत्यक्ष कर कर से। और दूसरे नंबर से आता है अप्रत्यक्ष कर से, मतलब जीएसटी से। तो अगर क्रम से देखें तो फर्स्ट पे तो उधारी आएगा, पर उधारी तो ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, ये पूछता है इनमें से। तो जीएसटी ज्यादा आएगी, आयकर से कलेक्शन ज्यादा है। तो आयकर से जो है कलेक्शन वो कितना है, 22% है, जो कि पहले नंबर पे टैक्स के मामले में पहले नंबर पे। दूसरा है जीएसटी टैक्स, और वैसे क्रम में तीसरा आ जाएगा। तो ये हमने देखा। उसके बाद निगम कर होता है। निगम कर क्या होता है, जब कोई कंपनी को कोई फायदा होता है, तो सरकारी कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, उन्हें कोई फायदा हो रहा है, तो फायदे पे जो टैक्स लगेगा वो कहते हैं निगम कर। तो ये थर्ड नंबर पे टैक्स में। तो टैक्स में सबसे ज्यादा आयकर से टैक्स, मतलब डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद है जीएसटी कर, अप्रत्यक्ष कर, और तीसरा है निगम कर। निगम कर मतलब फैक्ट्री वगैरह पे। तो ये हमने देखा। रुपए कहाँ जाता है, तो रुपए जा कहाँ सबसे ज्यादा रहा है, तो ये देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जाता है वो रुपए जाता है राज्यों को हिस्सेदारी में और शुल्कों में, वो है 22%। तो बजट का 22% कहाँ चला जाता है, राज्यों के कर और शुल्क की हिस्सा में। जो राज्यों से जैसे कर सरकार के पास है, वो बंटवारा भी तो होगा, तो वो करों का शुल्क 22% चला जाता है सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर होता है ब्याज का भुगतान। अब पहले नंबर पे अगर हमने लोन ले रखा है, यहाँ पे देखा था ना, सबसे ज्यादा 22% देनदारियां हैं और उधारी है। तो 22% अगर देनदारियां हैं, तो 20% रुपए भी चला जाता है उसी में देनदारियों को देने में। तो ये तीसरा है, जो केंद्र सरकार की स्कीम चलती है सब्सिडी वाली, इन सबको मतलब क्या है, केंद्र क्षेत्र की स्कीम, और इनमें रक्षा और सब्सिडी के परिव्यय को छोड़ दिया जाता है, रक्षा और परिव्यय को नहीं। तो इसमें केंद्र की जो स्कीम होती है वो कितना करती है, 16% के आसपास। रक्षा का, डिफेंस का याद कर सकते हैं, 8% के आसपास। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे जाता है रुपए, सबसे ज्यादा जाता है राज्यों को कर शुल्क का हिस्सा दे दिया जाता है, राज्यों को कर शुल्क का हिस्सा। और 16 केंद्र सरकार की स्कीमों में दिया था, 8% रक्षा में, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट था वो ब्याज भुगतान में था। तो ये भी देख लिया। अब कुछ टर्म आती हैं जो कि अगले पेज में मिलेंगी, यहाँ पर रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट। तो उनसे पहले थोड़ा टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया, बेसिक्स मैंने इसमें कंप्लीट किए, ताकि बजट को एक भी शब्द समझने में दिक्कत ना आए। तो रेवेन्यू रिसीप्ट समझते हैं पहले। राजस्व प्राप्ति, नाम है राजस्व। राजस्व का क्या मतलब होता है, टैक्स। तो राजस्व प्राप्ति, तो वे प्राप्तियां जो कंपनी और व्यवसाय को सामान्य गतिविधियों से हो, मतलब वे प्राप्तियां, प्राप्ति मतलब कौन सी प्राप्ति, टैक्स, रुपए, रेवेन्यू, ये सब चीजें। तो वे प्राप्तियां जो, कौन सी प्राप्ति है, वे प्राप्ति जो कंपनी या व्यवसाय, कंपनी हो सकता है या उसका क्या हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, को सामान्य गतिविधि, सामान्य गतिविधि का मतलब है उन्हें कुछ बेचा हो, सेवा बेची हो, किराया हो, कुछ इस तरीके से रुपए आता हो, तो ये कहता है रेवेन्यू रिसिप्ट है, राजस्व की प्राप्ति है। मान लो कुछ बेचा, रुपए मिला, कोई सेवा दी, रुपए मिला। ऐसे डॉक्टर को सेवा, मतलब डॉक्टर से दवा लिखवाई, सेवा की उसने, और हमें रुपए दिया। उसके बाद किराया है, किराया देते। तो ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो सामान्य आय व्यय देखेंगे। उसके बाद होता है कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू का मतलब क्या होगा, टैक्स टाइप का। तो इसमें कोई रुपए से संपत्ति तो नहीं आ रही है। अब एक होता है कैपिटल, कैपिटल रिसिप्ट का विशेष लेन देन होता है, ये विशेष होता है एक, और ये कैसा होता है, वित्तीय गतिविधियों से संबंधित होता है, और ये एकमुश्त होता है। जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो एकमुश्त होता है। इसमें क्या होता है, संपत्ति की बिक्री से मिल जाएगा, ऋण की प्राप्ति से हो सकता है, कर से छूट से हो सकता है, विदेशों से प्राप्त धन हो सकता है। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या हो जाएगा, एक तो कैपिटल प्राप्त हुई है ना, तो संपत्ति की बिक्री हुई है। अब ये कैपिटल लौटानी थोड़ी ना, इस वजह से इस कैपिटल में रखा, यहाँ लौटानी नहीं है, ये तो याद रखना है। तो संपत्ति की बिक्री, ऋण प्राप्ति हो जाए, ऋण पहले दे रखा था, वो ऋण प्राप्त हो गया, तो लौटाना तो है नहीं, तो वो भी इसमें कैपिटल रिसिप्ट में आ जाए। ऋण प्राप्ति का मतलब ऋण जो दिया था लौटा है। कर से छूट, तो इन यहाँ पे क्या होगा, कर से छूट वाले जो रुपए होंगे वो भी कैपिटल में ही तो आ जाएंगे। और निवेश से प्राप्त धन, कहीं निवेश किया तो प्रॉफिट मिला, वो भी किस में आया, कैपिटल रिसिप्ट में। तो हमने दो चीजें देखी, रेवेन्यू में साधारण जो आय व्यय थे वो देख रहे थे, बिक्री सेवा इनसे प्राप्त। तो कैपिटल वाले में जो देखा वो था निवेश से प्राप्त वाला धन, निवेश से प्राप्त, या फिर क्या था, विशेष गतिविधियों से संबंधित। अब देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे अगर चार्ट में देखें 2025-26 चूंकि बजट आया है, तो इसमें क्या हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट का नंबर बढ़ा है। तो अगर ये स्टेटमेंट बना के पूछे, ऐसे ही आएंगे स्टेटमेंट, ये पूछे कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, ये वाला पहला राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति क्या आता है, वे प्राप्तियां जो कंपनी और व्यवसाय को सामान्य गतिविधियों से हो, बिक्री सेवा और किराया। बिक्री सेवा किराया, तो ऐसे याद करो कि यहाँ पे बिक्री करके
या सेवा से या किराया से, इन तीन से अगर रुपए मिला है, वो सबसे ज्यादा मिला है 34 लाख करोड़ के आसपास, ये हो गया। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल देखा था क्या, कैपिटल रिसिप्ट, जो कि कर्ज छूट से मतलब ऐसा रुपए जो लौटाना ना पड़े, तो लौटाना नहीं पड़ेगा, तो ये कैपिटल वाले में आ जाएंगे, जिससे संपत्ति बनती है। तो ये क्या है, कैपिटल वाले रिसिप्ट पहले ज्यादा हुआ करता था, अब क्या है, घट रहा है, पर पिछले साल थोड़ा घटा था, उसके बाद इस बार थोड़ा सा बढ़ा है। पूंजीगत व्यय मतलब सरकार ने पूंजीगत व्यय पे लगभग लगभग सेम सा स्टैंड स्टैंड ले रखा है। तो ये उसका व्यय, अब है व्यय में एक अफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इन्हें देखते हैं। एक है अफेक्टिव वाला प्रभावी पूंजीगत व्यय। प्रभावी पूंजीगत व्यय का क्या मतलब हुआ, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की वह खर्च जो लंबी अवधि के निवेश के रूप में होता है। मतलब प्रभावी पूंजीगत, अभी देखा था ना, पूंजीगत किसी को कंपनी में कुछ बना दिया, दुकान खोल दी कंपनी की या कुछ ऐसा है, पूंजीगत व्यय जिससे लाभ होगा लंबे समय में, और तुम्हारी संपत्ति जनरेट हो चुकी है। तो यह है प्रभावी पूंजीगत लाभ का मतलब होता है वह खर्च जो लंबी अवधि के निवेश के रूप में होता है, संपत्ति में वृद्धि, बिजनेस के भविष्य में किया जाता है। तो ये होगा एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है प्रभावी पूंजीगत व्यय, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं निवेश लंबी अवधि के लिए होगा, तो जैसे भूमि खरीद लिया, नया संयंत्र लगा दिया, पूरी मशीन ही नहीं लगा दी, नई इमारत, कार्यकाल का निर्माण, सिस्टम अपग्रेड करना, ये सब पूंजीगत में आ जाएंगे। कौन सा, प्रभावी पूंजीगत। उसके बाद एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब राजस्व है, वह खर्च जो वर्तमान वर्ष के संचालन में होता है। तो वर्तमान वर्ष के जो संचालन में रुपए खर्च होता है, वो कहलाता है, मतलब व्यय होता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसे इसे आय व्यय आय व्यय का क्या कहते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, आय व्यय एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। यह खर्चा संपत्ति में कोई बदलाव नहीं है, यह खर्चा क्या है, संपत्ति में कोई बदलाव नहीं है। रेवेन्यू है ना, राजस्व प्राप्ति हुई, व्यय कर दिया तो संपत्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे कि रेवेन्यू है, रुपए ना तो संपत्ति में इसमें कुछ बढ़ा है, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में तो संपत्ति खरीद ली थी ना, इसमें प्रभावी पूंजीगत व्यय में उसके बाद बेचा है, तो इसमें क्या हो जाए, भूमि खरीद ली, लंबे समय में इन्हें बेचा जाएगा। जब रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, मतलब राजस्व व्यय की, तो व्यय तो कर रहे हैं, पर क्या राजस्व, राजस्व मतलब टैक्स से याद कर लेना। तो वह खर्चा जो वर्तमान वर्ष के संचालन में होता है, और इसे आम व्यय भी कहा जाता है। आम व्यय भी कहते हैं, यह खर्चा सामान्य किन में किया था, जैसे मान लो किसी कंपनी में बहुत सारे मजदूर हैं, तो वेतन और उनकी मजदूरी दे दी, कच्चे माल की खरीद कर ली, विज्ञापन खर्च कर दिया, दुरुस्ती, मरम्मत में, और संचालन, परिवहन में, परिप्रशासन। अब इनमें क्या, ये रुपए लौटाना तो है, मतलब वेतन और मजदूरी, अब इनसे कैपिटल तो जनरेट नहीं हो रही, मतलब ये रुपए कितना भी दिया जाए, जो भी किसान और उन सबको दिया जाएगा, क्या इसका कोई फायदा है, फायदे का मतलब किसान और इन सबको तो है, पर अगर ये इन दोनों में तुलना करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय में पूंजी की बात करता है, पूंजी जनरेट होगी, इसमें कोई पूंजी नहीं, वो व्यक्ति ले गया तुम्हारे में से, अकाउंट से कम हो गया, मतलब तुम्हारा पूंजी तो नहीं है, तो ये हमने देखा। उसके बाद है, और क्या बताया गया, एक घाटे की प्रवृत्ति बताई गई है, वो है डेफिसिट ट्रेंड। तो डेफिसिट ट्रेंड में एक बजटी घाटा बताया गया है। तो बजटी घाटा क्या हो रहा है, बजट का घाटा है वो कम होता चला जा रहा है, तो ये बात बहुत अच्छी है ना, बजट का घाटा घाटा कम हो रहा है, मतलब हम विदेश से, घरेलू रुपए से, कहीं से हमें कम उधारी लेनी पड़ेगी, तो बजट घाटा कम हुआ है। दूसरा रेवेन्यू रिसीप्ट, ये भी घटा है। उसके बाद है इफेक्टिव रेवेन्यू रिसीप्ट और प्राइमरी डेफिसिट, मतलब सारे के सारे क्या है, घाटे हैं, वो घटे हैं। घाटे कैसे हुए, कम हुए हैं। उसके बाद है अगला, केंद्र सरकार, अभी इनके बारे में अभी हम की टर्म सबकी देखेंगे अगले पेज पर। उसके बाद है केंद्र में निवल प्राप्ति। निवल प्राप्ति, नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू, अब नेट सेक्टर टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो नेट सेंटर, सेंटर का जो टैक्स रेवेन्यू है बिल्कुल नेट है, वो बढ़ रहा है। और संघ और राज्यों को कुल अंतरण, तो संघ और राज्यों को कुल अंतरण कितना दिया गया है इस बार, 25.60, 25.60 लाख करोड़। तो ये दिया गया, मतलब बढ़ रहा है, अगर पूछा है बढ़ रहा है कि घट रहा है राज्यों को कुल अंतरण, तो बढ़ रहा है। 20 जो था, मतलब पिछले से पिछले 20.22 और इसके बाद 25 है, तो ये हमने देखा। उसके बाद तो इसमें टोटल ट्रांसफर होता है टू स्टेट एंड यूटीज के लिए होता है टोटल ट्रांसफर, तो ये वाला हो गया नेट वाला। अब इनके बारे में देखते हैं कुछ, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बारे में, जो है, जो यहाँ पे की टर्म दी थी ना, ये पांचों, फिजिकल, रेवेन्यू, इफेक्टिव, प्राइमरी डेफिसिट, उन सबको समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बजट में अलग से ये दिया होता है। तो ये
अब फिजिकल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा, नाम है फिजिकल वित्तीय डेफिसिट घाटा। तो एग्जाम्पल समझते हैं। गांव के सरपंच ने 10 लाख रुपए मेले में, मतलब 10 लाख रुपए में मेला, नया पार्क और स्कूल बनाने का ऐलान किया। किसने? गांव के सरपंच ने। उसे 10 लाख कहीं से मिले होंगे, उसने कहा मेला लगवा लो, पार्क बनवा लो और स्कूल बनवा लो। उसके बाद लेकिन गांव की कमाई टैक्स प्लस फीस 6 लाख ही है। अब क्या हुआ, सरपंच ये कहेगा कि 6 लाख इकट्ठे हो पाएंगे तो 4 लाख सरपंच को लोन लेना पड़ेगा। तो जो लोन लेना पड़ेगा वही है फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि ये जितना लोन लेने का अंतर है वो है। फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट कुल खर्च माइनस कुल कमाई। तो बहुत आसान है, बेसिक है बिल्कुल, वित्तीय घाटा। तो वित्तीय घाटे का मतलब है आय माइनस व्यय इक्वल टू वित्तीय घाटा वाला हो जाएगा। उसके बाद है राजस्व घाटा। राजस्व की घाटा, राजस्व वाला टैक्स, टैक्स का घाटा। तो इसमें क्या है, एक सरपंच ने, मान लो वही सरपंच है, 6 लाख, गांव की कमाई 6 लाख है, सिर्फ स्कूल टीचर का वेतन प्लस स्कूल की मरम्मत में 5 लाख खर्च कर दिए गए हैं। मतलब स्कूल के टीचर का वेतन, स्कूल टीचर का वेतन प्लस सड़क मरम्मत में 5 लाख रुपए खर्च किए गए। समस्या क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट, कुल कमाई माइनस जरूरी खर्च। तो कुल कमाई माइनस जरूरी खर्च का मतलब क्या? कुल कमाई 6 लाख थी और जरूरी खर्च कैसा आ गया, एकदम इमरजेंसी वाला, वो 5 लाख चले गए उसमें। तो एक का क्या हो गया, एक का लॉस हो गया, मतलब एक का, एक कह सकते हो 1 लाख ही बचा जो कुछ था। तो ये उसके बाद गांव की कमाई, रोजमर्रा के खर्चे भी पूरे नहीं हो पाएंगे इससे। तो अगला इफेक्टिव रेवेन्यू, तीसरा क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। तो जैसे सरपंच ने रेवेन्यू डेफिसिट में से 5,000 गांव को, गांव के पार्क के लिए खर्चा किए हैं, तो सरपंचों ने रेवेन्यू डेफिसिट के में से, रेवेन्यू डेफिसिट जो घाटे में चल रहा है उसमें से कुछ रुपए दिए हैं, 50,000 करोड़। उसके बाद है तो असली घाटा किसका है? तो इफेक्टिव रेवेन्यू रिसीप्ट, जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होगा उसमें रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल ग्रांट होगा। ये ऐसे निकलता है, वही जो अभी निकाला था हमने। अगला है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राथमिक घाटा, जो अभी हमने देख रहे थे। सरपंच के 4 लाख का लोन लिया है और सालाना 50,000 है, उस पर ब्याज जो है 50,000 है। 2.5 लाख, मतलब 4 लाख में 50,000 ब्याज है। उसके बाद क्या है, 50,000 ब्याज हो गई। सवाल है कि अगर ब्याज न देता तो कितना घाटा होता, ब्याज न देता तो कितना घाटा होता। तो यही वाली चीज है कि 5 लाख ब्याज न देता तो कितना घाटा होता, 3.5 लाख का। तो ये वाला हो गया। तो डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट है ना, तो डेफिसिट मतलब घाटा ही हो रहा है, तो 3.5 लाख का घाटा हो गया। उसके बाद है डेफिसिट की समरी, मेन है, इतना याद कर लेना, इससे काम चल जाएगा ज्यादा। फिजिकल डेफिसिट, गांव वाले, गांव मतलब लोन लेकर, मतलब जो गांव वाले लोग होंगे वो लोन लेकर मेला करना। तो ये होता है फिजिकल डेफिसिट। फॉर्मूला खर्च माइनस कमाई, जो नॉर्मल होता है आय माइनस व्यय। उसका रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट होता है रोजमर्रा के खर्च न निकलना, रोजमर्रा के भी खर्च नहीं निकल रहे, तो उसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। उसके बाद है इसमें जो अभी चेंज किया गया है दूसरा, एक इसमें किया गया कमाई जरूरी, जो कमाई है, कमाई फॉर्मूला क्या है, कमाई माइनस जरूरी खर्च। तो जरूरी खर्च कमाई में से करना है, तो इफेक्टिव केवल वही तो किया जो जरूरी खर्च है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट होता है ब्याज, लोगों में से ब्याज, जो ब्याज काटो, तो लोगों में से ब्याज काटो और डेफिसिट माइनस ब्याज हो जाएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, सब लोगों में से क्या है, ब्याज को काटना है। और उसके बाद है गांव वाले का एग्जांपल लेते हैं, गांव वाला फंडा। तो गांव वाला फंडा फिजिकल रेवेन्यू और इफेक्टिव और प्राइमरी डेफिसिट, इन सबका अंतर देखते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है, जितना मर्जी खर्च करो, बस लोन लेकर पूरा करो। तो फिजिकल डेफिसिट ये है कि कोई रोक नहीं लगाता, जितना चाहो लोन लो और बस खर्च करना है। तो फिजिकल है तो खर्च करो जितना चाहो। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट, जो अभी हमने देखा, रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। तो यहाँ थे सारे के सारे, एक लिस्ट ऊपर नाम दी थी वो देख लेनी है, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। उसके बाद है, अब रेवेन्यू वाले में क्या था, कमाई से रोज के खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं, तो ये घाटा है। मतलब रोजमर्रा के खर्चे नहीं निकल रहे तो घाटा है। जबकि फिजिकल वाले में रोजमर्रा के खर्चों की बात नहीं थी, मेन बात थी कि बस लोन लेकर पूरा करना था। यहाँ पे तो लोन तो मिल ही रहा था, यहाँ पे लोन भी नहीं मिल रहा, जो रेवेन्यू डेफिसिट में है। उसके बाद है इफेक्टिव, जो है इफेक्टिव रेब पद्धति, मतलब असिस्टेंट बनाने के, मतलब असिस्ट बनाने के पैसा निकालो और फिर देखो घाटा। तो पहले क्या है, पैसा निकालो सही करने का, फिर घाटा देखो। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ब्याज का झंझट हटाओ, असली कर्ज पता लगाओ। असली कर्ज का मतलब ब्याज ब्याज का कुछ झंझट नहीं, असली कर्ज बताओ। तो ये होता है प्राइमरी डेफिसिट।
उसके बाद है नेट सेंटर टैक्स वैल्यू। नेट सेंटर टैक्स वैल्यू का मतलब क्या? ऑन और ऑन डेट कैपिटल रिसीट्स को समझते हैं। तो दो टर्म आए हमारे पास, कौन सी दो टर्म है? एक है नेशनल नेट सेंटर ट्रेड रेवेन्यू, नेट सेंटर ट्रेड रेवेन्यू, अगला है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट सेंटर टैक्स रिव्यू, नेट सेंटर टैक्स रिव्यू, तो ये है केंद्र सरकार द्वारा कुल टैक्स कलेक्शन में से एक हिस्से हिस्से को राज्य को दिया जाता है। तो एक ये वाली हो गई बात। दूसरा है और भारत मतलब ये है नेट सेंटर टैक्स रिव्यू। तो गांव वाला उदाहरण लेके चलते हैं, जो अभी हम भारत में देख रहे हैं, तो गांव का हम उदाहरण ले सकते हैं। तो इसे समझते हैं थोड़ा। तो कुल टैक्स कलेक्शन में से वैसा जो राज्यों को नहीं दिया गया है, तो नेट सेंटर राज्यों को नहीं दिया है, ये नेट सेंटर है, पूरा सेंटर अपने पास इसको रख लेगा। गांव वाला उदाहरण क्या है कि मान लो सरपंच ने गांव से 10 लाख टैक्स कलेक्ट किया है और 3 लाख राज्य को दे दिए, 7 लाख जो उसका बचा गांव में, वही हो गया उसका नेट सेंटर वाला। तो ये हमने देखा। तो इनमें अंतर क्या था? एक नेट सेंटर रिव्यू समझ में आया। नेट सेंटर का मतलब है सेंटर के पास जो नेट बचा जो उसने नहीं दिया। गांव वाले एग्जांपल से हमने समझ लिया। अब नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स देखते हैं। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या हुआ? पीएसयू को हिस्सेदारी बेच दी है, नॉन डेट है, कैपिटल भी प्राप्त हुई है ना, रुपए भी प्राप्त हुआ है, डेट भी है नहीं, तो कौन सा रुपया होगा? खुद का ही तो होगा। तो नॉन डेट मतलब कर्जा भी चढ़ा नहीं और कैपिटल रिसीट प्राप्त हो गई। तो वो होता है कि जैसे पीएसयू पब्लिक सेक्टर की कोई कंपनी थी, उसे बेच दी, खूब रुपए मिल गया, अब सरकार को चुकाना तो है नहीं है। ऐसे ही लोन रिकवरी हो जाएगी कि लोन किसी को दे रखा था, उसने ब्याज समेत लौटा दिया। तो ये भी तो क्या है कि डेप्ट नहीं चढ़ा और कैपिटल प्राप्त हो गया। ऐसे ही है असेट्स बेचना, सरकार की अपनी जमीन भवन बेच सकता है कुछ। तो ये है। तो सरपंच गांव का एग्जाम्पल फिर से देखते हैं कि सरपंच की खाली पड़ी जमीन 2 लाख में बेची है, ये उसकी असेट थी। गांव के रामू ने 50,000 का लोन दिया था, वो वापस भी हो गया। तो यही सब उसका क्या होगा? कुल नॉट नॉन डेट कैपिटल रिसीट हो जाएगा। तो ये देखा, तुलना भी हमने देख ली सारी चीजें कि जो टैक्स केंद्र रखता है वो नेट सेंटर हो गया, और जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट कर्जा ना बढ़े, पैसा भी आ जाए, तो ये हो गया ये वाला। उसके बाद गांव वाला समझौता देख लेते हैं। तो गांव वाले समझौते का क्या मतलब हुआ कि नेट टैक्स रेवेन्यू, जितना टैक्स केंद्र अपने पास रखता है, तो नेट टैक्स रेवेन्यू का मतलब जितना टैक्स केंद्र अपने पास रखता है, टैक्स रेवेन्यू तो हुआ था। नॉन डेट वाला क्या था? बिना कर्ज के रुपए आ जाए। तो वही एग्जाम्पल से भी हम सारी तरीके से समझ गए। इसके बाद प्रमुख मदों में व्यय। तो प्रमुख मदों में व्यय सबसे ज्यादा जो सरकार का व्यय हुआ है वो रक्षा क्षेत्र में, फिर ग्रामीण विकास में। अब ये रुपए पूछे जाते हैं पीसीएस वगैरह में डायरेक्टली। जैसे 4,91,732, तो 4,91,732 ये हुआ है रक्षा क्षेत्र में व्यय हुआ है। तो रक्षा क्षेत्र में हम चारों ओर से घिरे हुए हैं विदेशी लोगों से, ऐसे याद कर सकते हैं। तो 4 के आसपास कोई व्यय हो रहा होगा, 4,91,000। उसके बाद ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास तो 2,66,000 हो रहा है ग्रामीण विकास, मतलब जितना हम सेना पे खर्च कर रहे हैं उसका आधा ही हम ग्रामों के विकास पे खर्च कर रहे हैं। और गृह मंत्रालय क्या, फिर उसके बाद है शिक्षा पे देखते हैं। तो 1,28,000 केवल शिक्षा पे खर्च हो रहा है, और किसानों पे भी कोई ज्यादा नहीं हो रहा है। 1,71,000 किसानों से जुड़े कार्यकलाप में। तो शिक्षा और किसानों पे थोड़ा कौन सा लिस्ट में नीचे की तरफ आएंगे। तो शिक्षा पे 1,28,000 और किसानों पे कृषि से जुड़े कार्यकलाप में 1,71,000 देखा हमने। ऊर्जा पे 81,000 का खर्च हो रहा है। उसके बाद देखते तो, और इसमें ये देख ही लिया टैक्स अब कब लगेगा, 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, तो उसके बाद लगेगा। इसके बाद है कुछ की पॉइंट जो उनमें दे रखे थे, जैसे मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड। जैसे मेक इन इंडिया होता है, वैसे ये मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाओ और इंडिया के बाद वर्ल्ड के लिए बनाओ। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसके लिए, स्किलिंग के लिए हमने देखा था, स्किल इंडिया के तहत ये बन रही है। उसके बाद है कि सार्वजनिक शिक्षा स्वास्थ्य में बढ़ावा देने के लिए 50,000 टिंकरिंग लैब बनेंगे, ये भी देख लिया था। तो ये बस क्या है, वो पीआईबी के ये स्क्रीनशॉट, मतलब पीआईबी पे क्या है उन्होंने क्या डाला, ये डाटा डाला हुआ है। तो इनमें से डायरेक्ट पेपर में कभी कभी इन स्क्रीनशॉट में से आ जाता है जो पीआईबी के अपना डालता है ये। तो इसमें क्या है, दलहन मिशन, तो इसमें देखा था हमने 6 वर्ष का है, तो ये रिवाइज हो रहा है, 6 वर्ष का है। केंद्र सरकार अगले 4 वर्षों में किसान द्वारा उपलब्ध कराई गई इन तीनों दालों को, मेन बात क्या थी इसमें, अरहर दाल नहीं थी, तूर है, उड़द है, मसूर है। तो ये उसके लिए दालों पर अधिकतम खरीद करेगी सरकार, क्या करेगी, खरीदे। अब सरकार खरीदेगी
खरीदेगा तो ज्यादा रेट पे खरीदेगा, लोग ज्यादा करने स्टार्ट कर देंगे। ग्रामीण समृद्धि और अनुकूल कार्यक्रम, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर पैदा करेगा। ग्रामीण समृद्धि करना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर पैदा करेगा, ताकि पलायन पलायन की जरूरत ना पड़े। अगर गांव में ही समृद्ध हो जाए तो इंसान पलायन क्यों करेगा। तो पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को कवर किया जाएगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री धन धान्य, तो हमने देखा ही पहली योजना थी, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगी। 100 जिलों को कवर किया जाएगा। उत्पादकता बढ़ाना, फसल सारी चीजें इसमें यूज करना है, ये देखा हमने। उसके बाद है बिहार में जो मखाना बोर्ड बनना है। उसके बाद है उच्च पैदावार वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन चलेगा। इसमें भी 100 जो होंगे बीज की, 100 से ज्यादा किस्मों को रखा जाएगा। तो ये उच्च पैदावार वाले बीजों को राष्ट्रीय मिशन, तो 100 से ज्यादा किस्में इसमें मिलेंगी। उसके बाद है जो किसान क्रेडिट कार्ड, हमने देखा था केसीसी में 3 लाख की लिमिट हुआ करती थी अभी तक, अब कितने की हो गई लिमिट, 5 लाख की। मतलब किसानों को लोन ज्यादा मिलेगा, और इससे 7.5 करोड़ के आसपास किसानों को सुविधा मिलेगी। किसानों, मत्स्य पालकों, ये सब है। कपास के लिए 5 वर्ष का था इसमें, और स्पेशली कपास की अतिरिक्त लंबाई वाली किस्में करी आई जिनमें कपास ज्यादा निकलता है, बहुत ज्यादा फसल की जाएगी। मत्स्य पालन के लिए किया गया है। और मत्स्य पालन में इंपोर्टेंट क्या है, समुद्र के अनछुए संभावनाओं का पता लगाने के लिए अंडमान निकोबार में ज्यादा और उन्नत किया गया। तो पूछे मत्स्य पालन में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका मेन विषय कहाँ पे, मेन कहाँ ध्यान दिया गया, तो अंडमान और निकोबार में। तो ये भी आ सकता है। उसके बाद है ग्रामीण भारत में इंडिया पोस्ट को जीवंत बनाने के लिए, देखा था कि जीवंत बनाने के लिए इंडिया पोस्ट ऑफिस है, वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में ये योगदान दे सकता है। तो ये देखा। उसके बाद है विकास को गति देने के लिए निर्यात को प्रोत्साहित करना था। तो प्रोत्साहित करने के लिए इंडस्ट्री 4.1 अवसरों को मिल सके, जो इंडस्ट्री नई वाले इंडस्ट्री के हैं तो उनका लाभ युवाओं को देना है। तो ये हो गया। उसके अगला है आर्टिकल, विकास को गति देने के लिए निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन की स्थापना की गई। अब ये इंपोर्टेंट हो जाएगा, किस मिशन की स्थापना की गई, तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन की स्थापना की गई है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल मतलब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो पब्लिक यूज करती है इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिजिटल हो जाए ना, मतलब ट्रेड वगैरह होते हैं ऑफलाइन लेने जा रहे हो या कोई खरीद बिक्री हो रही, सारे इंटरनेशनल वाली चीजें डिजिटल करती है, ये तो ये दिया। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब जो सरकारी और ये कोई कंपनी, ये सब इनके लिए पार्शली क्रेडिट इनहांसमेंट फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। अब ये क्या है, पीसीई, पार्शली क्रेडिट एनहांसमेंट। तो बॉन्ड और अन्य ऋण की क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए, जैसे कि कोई बैंक है उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है अगर, और उसे सुधार और दिया है तो उस पर लोग विश्वास करेंगे, उसे ज्यादा लोन मिल सकेगा, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो यही है पार्शली क्रेडिट एनहेंसमेंट। तो इनहेंस कर दिया जाता है उनका क्रेडिट जो है रेटिंग। तो ये वाली चीज, जैसे अब क्या होगा, अब कंपनी की अच्छी स्थिति है तो रुपए डूबेगा तो यानी उस कंपनी का ऐसा सबको पता चलेगा, तो क्या होगा, लोग उसे आसानी से रुपए दे देंगे कम ब्याज पे। तो इससे अच्छा जोखिम, किस निवेशकों का जोखिम भी नहीं है क्योंकि कंपनी की स्थिति अच्छी है। कंपनी लोन की बजाय अब क्या करे, कंपनी अच्छी स्थिति है वो ये कहेगी हम लोन क्यों लें, फिर हम तो अपना बॉन्ड जारी कर दे रहे हैं, लोगों को विश्वास होता है तो वो बॉन्ड 5-10 साल के लिए ले लेते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड, अब देखें जो नाम था ना, ये सारी चीजें जो थी कि पार्शली जो है इनहांसमेंट, क्रेडिट इनहांसमेंट फैसिलिटी चल रही है, कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए चल रही है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड देखें तो ऋण साधन होता है, क्या ये प्राइवेट के लिए होता है, पब्लिक के लिए, दोनों के लिए, तो बिल्कुल दोनों के लिए होता है, प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए। पब्लिक से धन जुटाना होता है कंपनी का, मतलब पब्लिक को, मतलब सरकार, मतलब कंपनी को लगता है चाहे सरकार की हो चाहे प्राइवेट हो, उसे पब्लिक से धन जुटाने के लिए अपने बॉन्ड जारी कर देते हैं। तो बॉन्ड यही तो होता है, एक कागज दे दिया जाएगा, मतलब जो ऑफिशियल होगा उस पर लिखा होगा कि हम, मतलब 100 रुपए का ये बॉन्ड है, 90 का बॉन्ड है, हम 100 रुपए देंगे 5 साल के बाद, तो ये बॉन्ड हो जाए। तो धन जुट जाएगा ना, कंपनी के पास एक निश्चित ब्याज दर भी होगी जो कूपन रेट कहलाती है। अब ये बॉन्ड क्या है, कूपन की तरह ही तो होता है, यहाँ और लिखा होता है कि भाई 90 में हम बेच रहे हैं, 100 में खरीदेंगे, या 100 का है बॉन्ड, 10% का ब्याज है, 110 देंगे 5 साल बाद। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो कूपन रेट इन्हें कहा जाता है। उसके बाद मध्यम वर्गीय को राहत क्या दी है, 1 लाख रुपए तक कोई ब्याज, वो मतलब आय पर टैक्स नहीं है, मतलब 12 लाख तक टैक्स नहीं है। और अगर वेतन भोती करदाता है, जो वेतन जिन्हें सरकारी मिलता है वो 12.75 लाख है।
कृषि का देखें तो 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को इसमें शामिल किया गया। धन धान्य वाला कई बार आ चुका है, तो देखना दोनों चीजें याद रखनी। धन धान्य में 100 जिले हैं, 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। दालों में देखा अरहर, उड़द और मसूर की दाल है। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड में केसीसी वाला 5 लाख तक का लोन। और राजस्व घाटा, अब राजस्व घाटा वित्त वर्ष 25 में 4.8% रहने का अनुमान है, और 26 में 4.4, मतलब घाटा कम हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। 4.8 घाटा है, मान लो 100 रुपए लिए उधार, उसमें से घाटा है केवल 4.8, और ये और कम हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा 26 तक, ये अच्छी बात है। राजकोषीय घाटा। उसके बाद एमएसएमई में देख लिया था कि एमएसएमई में जो 5 करोड़ तक ऋण ले सकते थे, अब 10 तक ले सकते हैं। ऐसे ही मेक इन इंडिया के लिए एमएसएमई को बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा में टिंकरिंग लैब है। 500 करोड़ रुपए का एआई केंद्र बनाया जा रहा है। एआई के लिए मतलब एआई जो केंद्र ऑफिस वगैरह बनेंगे, उन पे खर्च किया जाएगा 500 करोड़ रुपए से। तो ये है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गिग इकोनॉमी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है और आगे भी आ सकता है गिग इकोनॉमी, क्योंकि अब वर्तमान में हम किस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, गिग इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसी इकोनॉमी होती है जब लोग टेम्परेरी जॉब ज्यादा करते हैं। टेम्परेरी का मतलब है कि किसी संस्था से जुड़ेंगे नहीं पर काम करेंगे। ऐसा कैसा काम, इसे ही कह सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि इंसान कॉन्ट्रैक्ट लेगा। गिग इकोनॉमी में क्या है कि हम कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, किसी ने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसी फाइल बना के एक पीपीटी बना के डाल दो, हमें दे दो। तो ये गिग इकोनॉमी, उन्होंने कहा कि 10 रुपए में ठीक है पीपीटी बनाएंगे और ये दे देंगे। ऐसे ही किसी ने कहा कि हमें गेम बना के दे दो। तो अब कोई आईटी वाला सेक्टर का व्यक्ति होगा, वो गे कहेगा हमें बताओ गेम, कैसा गेम चाहिए। तो वो कहेगा जैसे 10 लाख रुपए दो, हम गेम बना के दे रहे हैं। उसके बाद जैसे ही वो पूरी प्रोसेस हो गई, उसके बाद उन दोनों में कोई संबंध तो रहेगा नहीं। तो गिग इकोनॉमी होती है टेम्परेरी, कोई ऑफिस में नहीं जा रहा है, सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हो रही हैं। तो गिग इकोनॉमी और सामाजिक सुरक्षा, इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर व्यक्ति कंपनी में जाता है, कंपनी से जुड़ा होता है, तो सामाजिक सुरक्षा मिली होती है। जैसे कभी कुछ हो जाए उसे या कोई चीज हो तो सुरक्षा मिलती है, थोड़े इंसेंटिव मिलते रहते हैं। पर यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, तो सामाजिक सुरक्षा खतरे में रहती है। तो ये भी एक दिक्कत होती है। तो यहाँ पे किया जा रहा है एक और प्रोग्राम है गिग इकोनॉमी के तहत, पीएम स्वनिधि। स्वनिधि मतलब छोटे ऋण दिए जाएंगे ताकि अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। तो स्वनिधि में 30,000 रुपए की सीमा के यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। 30,000 वाले स्वनिधि में जो छोटे वेंडर वगैरह हैं, छोटे लोग, मतलब छोटे मतलब एमएसएमई टाइप इंडस्ट्री को, ये तो 30,000 रुपए की सीमा का क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। गिग वर्करों की पहचान पत्र, अब गिग इकोनॉमी का आर्टिकल है, तो गिग वर्करों के लिए आधार कार्ड बनने लगेगा, मतलब उनका जैसा कुछ। तो ये उसके बाद ई श्रम पोर्टल और ये सब बढ़ावा दिया गया है। 1 लाख करोड़ क्या किया गया है, शहरी चुनौती निधि है। विकास केंद्रों के रूप में शहरों को 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि पूछी है, मतलब शहर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ की अलग से किया गया। ऐसे ही ऊर्जा के लिए 20,000 करोड़ का किया गया है। उसके बाद है क्षेत्रीय संपर्क और आवास को बढ़ावा देने के लिए 120 नए गंतव्य क्षेत्रीय संपर्क केंद्र बनाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, कौन सा, उड़ान के लिए, उड़े देश का आम नागरिक। इसमें क्या हो जाएगा, उड़े देश के आम नागरिक में 120 क्षेत्रीय गंतव्य बनाए जाएंगे। इसमें गंतव्य का मतलब क्या होगा, जैसे आगरा हो गया, आगरा से किसी को मथुरा जाना है तो आगरा मथुरा, आगरा से कहीं पास में जाना, मतलब ऐसी चीजें हो सकती हैं। कोई गुजरात से जाना चाहे यूपी में, गुजरात से यूपी में आ रहा है भाई, तो ये क्षेत्रीय गंतव्य क्षेत्रीय स्तर पर जोड़ देंगे, 120 नए गंतव्य ऐसे बनाए जाएंगे। उसके बाद है संस्कृति और निवेश। तो ये क्या है, संस्कृति और निवेश में कि ज्ञान भारत एक मिशन चलाया गया है। इसमें पांडुलिपि देखा था ना, पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाएगा ज्ञान भारत मिशन में। ऐसे ही एफडीआई बीमा वाला भी हमने देख लिया था। एक जन विश्वास विधेयक है 2.0, जन विश्वास विधेयक 2.0। इसमें क्या होगा, 100 से ज्यादा गैर आपराधिक जो मामले हुआ करते थे, उनको क्या किया गया, गैर अपराधीकरण के रूप में जन विश्वास विधेयक को लाया जाएगा, मतलब अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है कुछ चीजों को। उसके बाद एफडीआई देख लिया। एफडीआई को हम देखें तो सीधे कंपनी में निवेश कर सकते हैं एफडीआई के तहत, मतलब फॉरेन डायरेक्ट में होगा, तो इसमें सीधे कंपनी में निवेश कर सकते हैं, शेयर खरीद लो, उनकी नई पूरी फैक्ट्री बना दो। लोकल कंपनी को पूरा खरीद सकते हो, लोकल कोई फैक्ट्री है उसे खरीद सकते हो, और वो चाहे विदेशी व्यक्ति हो, जो इसे एफडीआई कहते हैं। तो एफडीआई दो प्रकार की होती है, दोनों फील्ड हमने पढ़े थे, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड। अब इसे बस जोड़ना है दोनों को हमने, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड।
अलग तरीके से पढ़े थे, बस यहाँ जोड़ दो। अब मान लो कोई विदेशी व्यक्ति ग्रीनफील्ड एफडीआई में निवेश करेगा, ग्रीनफील्ड का मतलब अभी कुछ है नहीं है, पूरा नया क्रिएट होगा, हाईवे बनना है, एयरपोर्ट बनना है, कुछ भी बनना है, तो नई फैक्ट्री, नए ऑफिस, नए व्यवसाय, ये ग्रीनफील्ड है, अभी वहां पे था नहीं। फिर ब्राउन फील्ड, पहले से ऑफिस थे, पहले से फैक्ट्री थी, पहले से व्यवसाय था, बस उसे थोड़ा रिनोवेट करना है, तो ये एफडीआई हो गया दो प्रकार का। अगला है कर की प्रक्रिया में सुधार किए गए, जो टीडीएस वगैरह, मतलब टैक्स थोड़ा आसान हो गया, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर से दो टर्म है, ये टर्म्स जो होती हैं वो नॉर्मल पूछ लेगा पेपर में उठा के। अब क्या है टर्म में, एक तो ये देखा कैंसर जैसी बीमारियों की 36 जो बीमारी थी उन पे छूट दे दी गई है, मतलब टैक्स वगैरह की। उसके बाद दो टर्म है, वो है एक आईएफपीडी, एक बीसीडी। तो बीसीडी और आईएफपीडी क्या है, इन्हें देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, आईएफपीडी पर बीसीडी को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, तो अब इन्हें पहले देखते हैं। आईएफपीडी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को वित्तीय सहायता और विकास करता है। जैसे मान लो सड़क बनना है, पुल बनना है, इन सारी चीजों में रुपए चाहिए होगा। अब रुपए एकदम से कैसे आ जाएगा, मान लो नहीं है रुपए, तो ये आईएफपीडी क्या करेगा, वो वित्त मुहैया करा देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डेवलपमेंट के लिए ही तो है, ये मुहैया करा देगा। बंदरगाह बनना था, 100 करोड़ रुपए खर्च हो गया, 10 और चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि बंदरगाह वगैरह के लिए आईएफपीडी रुपए दे देगा। तो वित्तीय स्रोत क्या हो गए, सरकार से रुपए ले सकते, बैंक से, ये सब अपना हिसाब किताब लगा के रखते। अब बीसीडी क्या होता है, बिजनेस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, मतलब कंपनी का विस्तार योजनाओं, अधिग्रहण, मर्जर, रणनीति में निवेश से संबंधित होती है। ये क्या है, कोई काम डला है आईएफपीडी और रुपए कम पड़ गया तो ये रुपए दे देंगे, जबकि बीसीडी क्या करता है, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, ये कंपनी के विस्तार की योजना बनाई, कंपनी को कैसे बड़ा किया जाए, कंपनी को कैसे दूसरी कंपनी को खरीदा जाए, कैसे निवेश को बढ़ावा दिया, मतलब एक तरीके से बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। तो बी फॉर बिजनेस है, तो बिजनेस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, बिजनेस को ग्रोथ करने से। जबकि आईएफपीडी जो है वो क्या करेगा, वो नए योजनाओं को क्रियान्वित करेगा, मतलब नई चीजें बनाए। तो यहाँ पे क्या, आईएफपीडी पर बीसीडी को 20% कर दिया गया है। मतलब आईएफपीडी नए जो लगाए जा रहे होंगे बिजनेस, उनमें नए क्या कर सकते हैं, उनमें बिजनेस ग्रोथ ज्यादा की जा सकती है। तो ये है मर्जेम वगैरह। तो आईएफपीडी देख लिया, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा, और बीसीडी में क्या होगा, रणनीति बनाई जाएगी, प्रोजेक्ट खरीदे जाएंगे। बैटरी के उत्पादन में बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल फोन इंडिया में तो है ही है। जहाज पे तो 10 साल के लिए देखा था ना, 10 साल तक अब जहाज को क्या है, निर्माण में, जैसे कच्चा माल निर्माण, जहाज निर्माण के लिए कच्चा माल जो मंगाया है, उस पर 10 साल के लिए बीसीडी की छूट दे दी गई, मतलब क्योंकि अभी नया बी मतलब बिजनेस, बिजनेस को डेवलपमेंट करता है तो ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते, तो उसमें भी छूट दी गई है। उसके बाद है एक दो टर्म फिर से आ गई, एक है मत्स्य उद्योग में दो टर्म है, एक फ्रोजन फिश पेस्ट। फ्रोजन फिश पेस्ट का मतलब क्या होगा, बर्फ में मतलब मछली को रखा है, उसका पेस्ट बना लिया, तो ये फ्रोजन फिश पेस्ट। इसमें एक तो टैक्स कम करती है, दूसरा है फिश हाइड्रोलिसेट पर। फिश हाइड्रोलिसेट क्या होता है, मान लो ये टर्म ही पूछ ले, ये क्या है, तो जैविक उत्पाद जो मछली से तैयार होते हैं, तो मछली से कई सारे उत्पाद तैयार होते हैं, मछली तो मतलब मछली से जैसे कोड लेवर ऑयल बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो मछलियों से दवा, मतलब कई यूज करते हैं चीजें खाने वगैरह में। तो जो उत्पाद बनते हैं मछली से, जो प्रोटीन वगैरह के कई सारी चीजें बनेंगी, वो उत्पाद जो बनेंगे उसी को कहा जाता है फिश हाइड्रोलिसेट, मतलब जैविक उत्पाद जो तैयार होते हैं, इनमें प्रोटीन, अमीनो अम्ल, ये सारी चीजें होती। बजट के फोकस क्या है, महिला, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबका विकास। तो ये क्यों याद रखने, जैसे अगर मेंस में अगर लिखना हो तो ये पॉइंट बहुत काम देंगे, कि फोकस बिंदु केवल बजट के ही नहीं, जैसे कहीं भारत के विकास में क्या फोकस कर सकते हैं, तो महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, स्वस्थ जो शिक्षा है, गरीबी है और सबका विकास है। तो यही बजट के भी फोकस बिंदु है। विकसित भारत के कितने सिद्धांत बताए गए हैं, तो 6 सिद्धांत है टोटल। ये संख्या तक याद रखनी है, क्योंकि अगर पूछा जाएगा विकसित भारत के कितने सिद्धांत दिए बजट में, तो गरीबी उन्मूलन, अब ये जरूरी नहीं है ये लाइन से 6 याद हो, इधर उधर हो सकते, पर टोटल 6। जैसे गरीबी से मुक्ति, बेहतरीन, सस्ती, और ये याद रखनी है कि कौन सा है, बस नंबरिंग भले ना याद हो, पर कौन सा है 6 में, कौन सा नहीं है, ये याद रखना है। जैसे सबसे पहले एसडीजी गोली वाले हैं सारे, जैसे पहला है गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही तो है एसडीजी। एसडीजी जो वन है वो है गरीबी, फिर दूसरा भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा। तो पहला गरीबी हो गई। उसके बाद क्या मिलेगा, गरीबी के बाद क्या होता है, शिक्षा, मतलब स्वास्थ्य आ जाता है, गरीबी, भुखमरी, फिर स्वास्थ्य और शिक्षा। ये दो तीन एसडीजी गोली आ गए। उसके बाद है जो एसडीजी 5 होता है महिलाओं के लिए
असमानता की बात करेगा तो महिलाएं आगे इसमें। रोजगार और क्या है, भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना, उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो ये पॉइंट याद रखने। बजट के मुख्य लक्ष्य क्या है, विकास को बढ़ावा देना, परिवार पर केंद्रित करना, मतलब भावनाओं को बढ़ावा परिवार को, निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाना, मध्यम वर्ग को सशक्तिकरण करना है। धन धान्य देख चुके हैं और ये सारी चीजें हम आर्टिकल में देख चुके हैं, ये बस उसी को थोड़ा एलोबरेट करके सरकार ने क्या है 2-3 डॉक्यूमेंट निकाले थे, पर उन सारे में क्या है नोट्स सेम से ही है। तो यही है, एमएसएमई को जैसे ऋण गारंटी में वृद्धि की गई है ना, अब एससी और एसटी महिलाएं जो उद्यमी होंगी उनको 5 लाख महिलाओं को 1 करोड़ तक का ऋण मिल सकता है। तो 5 लाख महिलाओं को 1 करोड़ तक का ऋण एससी एसटी की महिला उद्यमियों को, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। निवेश के उपाय क्या है, तो एक तो शिक्षा में निवेश 50,000 अटल टिंकरिंग, अब तो याद हो गया होगा ये। एआई में निवेश करने के लिए 500 केंद्र बनाए जाएंगे, 500 करोड़ का मतलब एक केंद्र बनेगा 500 करोड़ का, तो 500 करोड़ रुपए खर्च करके। उसके बाद कौशल विकास, तो 5 स्किल इंडिया के केंद्र खोले जाएंगे। पीपीपी मॉडल, तो बुनियादी ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बनाने के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, मतलब सरकार पब्लिक सेक्टर के साथ, मतलब सरकार जो होगी वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर योजनाएं चलाएगी, ताकि भारत का जो बुनियादी ढांचा, मतलब सड़क हुआ, स्कूल हुए, अस्पताल हुए, सब विकास हो सके। उसके बाद है राज्यों को, हमने देखा 1.5 लाख करोड़ रुपए 50 साल के लिए, वो भी ऋण मुक्त राज्यों को देगी केंद्र सरकार। 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए दूसरी परिसंपत्ति योजना चलाई गई है 2025 से 30 के लिए, तो ये भी अच्छा मतलब है परिसंपत्ति मौद्रीकरण, तो 2025-30 तक है ये 10 लाख करोड़ रुपए से। तो उसके बाद देखें एफडीआई देख ही लिया, जो क्या है किसमें, एफडीआई बीमा क्षेत्र में जो था 74, उससे 100% कर दिया गया है। नियामक में सुधार किए, राज्यों के लिए एक सूचकांक निकालेगी सरकार, राज्यों में निवेश अनुकूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए ईज ऑफ डूइंग निकलता है। तो ईज ऑफ डूइंग निकलता है, वैसे ये राज्यों के निवेश अनुकूल सूचकांक 25। ऐसे ही ये जन विश्वास बिल 2.0, 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाना, 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाना जन विश्वास बिल 2.0 है। तो ये आपराधिक वाला भी नाम याद रखने हैं ऐसे, कि जन विश्वास बिल क्या है, तो जनता का विश्वास जीतना है, तो अपराधी गैर अपराधी श्रेणी में डाल देना है। राजकोषीय शुद्धिकरण, तो 4.8 जो है वो राजकोष का वित्तीय घाटा है, मतलब जो राजकोषीय घाटा है वो 4.8 है 24-25 में, पर अगली बार होने का क्या अनुमान अनुमान है 4.4 अगली वर्ष होने का, मतलब घटेगा ना, ये भी देखा था हमने। अब कुछ की टर्म देख लेते हैं, की टर्म का मतलब जो डेफिनेशन है, जो बेसिक्स है इकोनॉमिक्स का। तो जैसे पहला है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, कुछ नहीं है इसमें, कुल खर्च में से कुल व्यय निकाल देना, मतलब कुल खर्च कितना किया और कितनी आय है, तो मतलब व्यय माइनस आय एक तरीके से कह सकते हैं, बस इसे क्या कहेंगे राजस्व में, क्योंकि राजकोषीय घाटा देख रहे हैं तो राजकोष कितना प्राप्त हुआ है, मतलब टैक्स से कितना प्राप्त हुआ है और कितना हमने खर्च कर दिया है, तो इसका जो अंतर निकलेगा वो क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा कहलाएगा। तो खर्च अगर हमने ज्यादा कर दिया है और टैक्स कम प्राप्त हुआ है तो क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा कहलाएगा, ये देगा। दूसरा है व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट, आयात निर्यात से अधिक है, ट्रेड ही तो है, सेम चीज है, ट्रेड में आयात ज्यादा कर रहे हैं निर्यात कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, घाटा हो जाएगा, तो ये व्यापार घाटा होगा। उसके बाद एक टर्म आती है चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटा क्या होता है, कि चालू, पहले तो यही जानना है चालू खाता क्या होता है, तो व्यापार और सेवा के आय व्यय को दर्शाता है, इसमें केवल व्यापार ही नहीं आता है चालू खाते में, व्यापार के साथ सेवा को भी दर्शाया जाता है। तो चालू खाता घाटा में हमें पहले जानना था, चालू खाता में व्यापार और सेवा दोनों होती। अब देखते हैं चालू खाता घाटा, तो आयात और निर्यात के अलावा, आयात और निर्यात के अलावा माइनस सेवा, मतलब सेवा का क्या मतलब हुआ, सेवा, सेवा में क्या आता है, पर्यटन, पर्यटन भी तो सेवा ही है, शिक्षा दे रहे हैं टीचर तो सेवा ही है, तो ये है, तो सेवा सेक्टर, डॉक्टर हुआ सेवा क्षेत्र, प्लस विदेशी निवेश को भी जोड़ा जाता है। तो एक तो आयात निर्यात को अलग कर देंगे चालू खाते घाटे में, एक तरफ आयात प्लस निर्यात हो जाएगा, मतलब इनका अलग निकाल लेंगे, और सेवा क्षेत्र और विदेशी निवेश को अलग से जोड़ देते हैं, तो ये होता है चालू खाता घाटा। तो इसमें आयात निर्यात के अलावा सेवा और जो विदेशी निवेश होता है उसे जोड़ा जाता है। अब व्यापार घाटा, सेवा घाटा और विदेशी निवेश, चालू खाते घाटे को विदेशी निवेश, अब सोचो चालू खाता घाटा
से विदेशी निवेश कमी तो होगा, क्योंकि विदेशी निवेश को इसमें जोड़ा जा रहा था। तो अगर ऐसा पूछ ले कि चालू खाता घाटे से क्या होगा, विदेशी निवेश कम होगा कि ज्यादा होगा, तो घाटे से विदेशी निवेश कम ही होगा। तो ये समझ में आया। उसके बाद है बजट घाटा। बजट का क्या मतलब होता है, वार्षिक बजट में खर्च राजस्व से अधिक हो जाए, तो ये भी ये बजट का घाटा है। तो कुछ नहीं है इसमें, सरकार ने 50 लाख करोड़ रुपए अगर बजट लेके आई है, तो सरकार की जो आय है वो मान लेते हैं 40 हजार करोड़ है। तो अब इससे सरकार को 10 हजार करोड़ का जो घाटा चल रहा है वो वही तो है बजट बजट घाटा। तो ये क्या है, वार्षिक बजट में खर्चा राजस्व से अधिक हो जाए, खर्चा ज्यादा करती है। तो ये समझ में आया होगा। इसमें राजकोषीय में कुछ नहीं था, आय और व्यय का अंतर ही था। कुल खर्च ज्यादा करती है, राजस्व कम प्राप्त हुआ। और वही सेम चीज कहाँ पे थी, बजट वाले में। व्यापार और व्यापार घाटा क्या था, व्यापार आयात और निर्यात का अंतर। चालू खाता घाटा में बस ये अंतर क्या है, चालू खाता पता होना चाहिए कि इसमें व्यापार और सेवा के साथ साथ आय व्यय को भी दर्शाया जाता है। व्यापार और सेवा के आय व्यय को दर्शाया जाता है, मतलब आयात और निर्यात के अलावा सेवा और विदेशी जो चीजें होती, विदेशी निवेश होता है, उसे भी जोड़ा जाता है। तो ये देगा। उसके बाद है संशोधित अनुमान। देखें तो कि कुल प्राप्तियां कुल अनुमान वगैरह, तो उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधन जो पिछले वर्ष का है, जो पिछले वर्ष जो था उसमें कुछ संशोधन हुआ होगा। तो 24-25 है ना, ये 25-26 नहीं है, 24-25 पिछले बार का संशोधन अब आएगा, क्योंकि साल पूरी हो चुकी है। तो उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधन अनुमान 31 लाख करोड़ था। तो 31 लाख करोड़ रुपए सरकार को कुल प्राप्त हुए थे पिछले वर्ष में। ठीक, उधारियों के अलावा, उधार तो वो है जो सरकार ने एक्स्ट्रा लिया था। तो 48 लाख करोड़ का पिछली बार का बजट था, 48 के आसपास। तो अब इसमें से 31-32 लाख के आसपास, मतलब 31.47 सरकार को डायरेक्ट प्राप्त हो गया था, मतलब जो उसकी आय थी। बाकी जो बचा वो कहाँ से आएगा, उधारियों से ही आएगा। उसके बाद है निवल कर प्राप्ति। निवल नेट जो है कर प्राप्ति, नेट कर प्राप्ति क्या है, 25 लाख, 25.57, मतलब अब 31 तो हमने देखा कुल प्राप्तियां हैं। कुल प्राप्तियों में सब टैक्स सी ही तो कर प्राप्तियां ही तो नहीं होंगी, कुछ फीस की होंगी, कुछ अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे तो केवल अगर टैक्स की निकालेंगे तो 25.57 लाख करोड़ आ जाएगा। बाकी सरकार की प्राप्तियां टैक्स के अलावा भी होती है, वो टोटल जोड़ के 31.47 आ जाएगा। कुल व्यय क्या था, अब कुल व्यय अभी बताया था 48 लाख के आसपास था। तो कुल व्यय जो संशोधित अनुमान है वो 47.16 लाख करोड़ का था पिछले वर्ष। 16। और पूंजीगत व्यय में, उसमें से पूंजीगत व्यय कौन सा होता है, जिससे सरकार की संपत्ति अर्जित होती है, मतलब सरकार ने रोड बना दी, हॉस्पिटल बना दी, ऑफिस बना दिए, ये तो 10 लाख करोड़ तो केवल पूंजीगत पे ही खर्च कर दिए गए थे। अब बजट देखें 25-26 का, मतलब क्या, बजट का कुल व्यय, तो सरकार इस साल का, सरकार का अनुमानित व्यय, मतलब अगले 25 से 26 तक सरकार कितना खर्च करेगी, तो 50.65 लाख करोड़ रुपए खर्चा करेगी सरकार। तो साढ़े, मतलब 50.65 लाख करोड़ सरकार कुल व्यय करेगी, ये अनुमान है अभी, क्योंकि होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। उसके बाद कुल प्राप्तियां, इसमें से सरकार को जो कुल प्राप्तियां होंगी, कुल प्राप्तियों में इसमें कर भी होगा, नॉन कर भी होगा, जैसा कि अभी हमने देखा, वो 34.96 लाख करोड़ होगा, लगभग कह सकते 35 लाख करोड़ कुल प्राप्ति होगी। और कुल में से टैक्स की जो प्राप्ति होगी यहाँ पे जो 26 थी, जो कहाँ होती 25.5 थी, वो अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी इस वर्ष, 28.37 हो जाएगी। तो 28.37 लाख करोड़ जो हो जाएगा, वो कुल नेवल टैक्स प्राप्त हो जाएगा, मतलब जो नेट टैक्स से ही है। तो ये देखा हमने। उसके बाद ये देख ही चुके, टैक्स जो है 12 लाख तक नहीं लगेगा। उद्योग और व्यापार सुविधा देखते हैं, तो अंतरण मूल्य प्रक्रिया 3 वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय लेन देन में आर्म लेंथ मूल्य। तो इसमें क्या क्या है, 3 वर्ष के लिए अगर कोई ब्लॉक की अवधि है, 3 वर्ष के व्यापार को कुछ लेन देन होगा 3 वर्ष के लिए, तो जो मूल्य निर्धारित होना चाहिए वो आर्म लेंथ से होना चाहिए। इसमें हमने देख लिया था, आर्म लेंथ का मतलब होता है जो माल का लेन देन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बाजार मूल्य पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी जानबूझकर रेट को कम या ज्यादा कर दो। तो ये देगा। इससे टैक्सेशन से अगर ये पूछ ले मान लो पेपर में कि कैसा शब्द है आर्म लेंथ मूल्य, तो एक तो टैक्सेशन से जुड़ा है। इसमें होता है क्या, दो कंपनियां जो स्वतंत्र होती हैं वो आपस में बीच में लेन देन करती हैं, उसे ही कहा जाता है आर्म लेंथ लेन देन। बस ये क्यों होता है, निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष क्यों होना चाहिए, क्योंकि बाजार रेट पर व्यापार करेंगे तो सही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दूसरी कंपनी डुबा देनी है तो इस वजह से अपना
क्या करना है, कम रेट कर देना है। तो ये सारी चीजें, अंतर्देशीय जल परिवहन प्रोत्साहन देना है, इस बार के बजट में है ये। उसके बाद है जहाज का, देखा था जहाज का जो कच्चे माल पे जो टैक्स वगैरह है वो 10 वर्ष के लिए छूट दे दी गई है। कल पुर्जों पे भी 10 वर्ष के लिए छूट दी गई है। बजट में एक इम्पोर्टेंट आया है, कल्चर से संबंधित इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि जब निर्मला जी ने बजट को पेश किया था तो उन्होंने एक बात बोली थी, देश, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके देश के लोगों से बनता है। और ये जो लाइन थी, वो लाइन कहाँ से ली थी, तो लाइन उन्होंने ली थी तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव। तो गुराजादा अप्पा राव जो है एक तेलुगु नाटककार है, उनका ये कथन हुआ करता था जो उन्होंने बोला था। अब ये इनके बारे में देख लेते क्योंकि पेपर में आ सकता है। अब सोचो, बजट में बोला जा रहा है तो पेपर में आ सकता है। तो गुराजादा वेंकट अप्पा राव जो थे आधुनिक तेलुगु, कहाँ के, तेलुगु साहित्य के थे। तमिलनाडु भी नहीं है, तेलुगु वाले आंध्र प्रदेश की तरफ। तो तेलुगु साहित्य के जनक हुआ करते थे गुराजादा वेंकट अप्पा राव। 1861 से 1915 के आसपास, वो गांधी जी के आसपास याद कर सकते हैं, मतलब उनका टाइमलाइन। गांधी जी 69 में पैदा हुए थे, तो उसी टाइम कह सकते हैं 1861 से 1915 के आसपास। तेलुगु साहित्यकार ये थे, आधुनिक साहित्य के जनक माने जाते हैं, मतलब आधुनिक तेलुगु साहित्य के ये जनक माने जाते हैं। और इन्होंने सारी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनका जो प्रमुख योगदान है, जो उनका नाटक है, प्रसिद्ध नाटक, वो है कन्या शुल्कम। तो कन्या शुल्कम है, इसमें समाज में फैली महिलाओं को शोषण, क्योंकि कन्या को शुल्क देकर खरीदा जा रहा है, तो ऐसा ही है इसमें कि महिलाओं को शोषण को उजागर किया जा रहा है कन्या शुल्कम में। तो याद भी आसानी से हो जाएगा ये। तो इनका ये नाटक था प्रसिद्ध। उसके बाद इन्होंने देशभक्ति गीत भी लिखे थे, जैसे देश मुनु प्रेमिन चुनमन, मतलब देश को प्यार करो, देश को प्यार करो, प्रेमिन चुमन और देश मनु, ये क्या है, देशभक्ति गीत है। भाषा तेलुगु भाषा यूज की थी इन्होंने, तो ये देख लिया हमने। उसके बाद है ये बजट का अनुमान वगैरह देख ही लिया हमने, 34.96 लाख करोड़ है ये वाला इस बार का कुल। और कुल व्यय कितना करना है, सरकार का अनुमान क्या है कि 50.65 लाख करोड़। पिछली बार का क्या है ये आया, ये दोनों ही देख लिए थे, 47.16 लाख करोड़ के आसपास पिछली बार व्यय हुआ था। उसके बाद है 25 खनिजों को जुलाई 2025 से बीसीडी से मुक्त कर दिया जाएगा। बीसीडी जो अभी देखा था ना हमने कि टैक्स वगैरह और नए क्षेत्रों को क्या करना है, बढ़ावा दिया जाता है बीसीडी से, तो उसे अलग कर दिया जाएगा 25 विशेष खनिजों को। तो ये हुआ। उसके बाद है लिथियम बैटरी का निर्माण होगा तो अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को छूट दी जाएगी। मतलब अगर भारत में सोचो लिथियम बैटरी बनने लगे, तो भारत में जरूरी है ना बनना, आजकल भारत में मतलब मेड इन इंडिया वगैरह, तो 25 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को लिथियम बैटरी के साथ साथ 25 अतिरिक्त को छूट दी गई है टैक्स वगैरह से। जहाज का देख ही लिया कल पुर्जों का, तो वो है। और ये वाला सेम वही है डाटा जो अभी ऊपर देखा था हमने। उसके बाद है प्रधानमंत्री जन धान्य देख लिया था। ये योजना क्या है, 100 जिलों में सेम से रिपीट होंगे क्योंकि ये कुछ डॉक्यूमेंट सेम है सरकार के। तो इनका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण समृद्धि वाला एक था ना, तो ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण नामक एक कार्यक्रम किया गया। तो ये कार्यक्रम थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि पूछ लेगा कि राज्यों की भागीदारी से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण, ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण कार्यक्रम है। उद्देश्य क्या है, कौशल विकास करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान डालना और 100 विकासशील कृषि जिलों को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये है। दलहन के लिए 6 वर्ष का था, 6 वर्षीय दलहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। राष्ट्रीय उच्च पैदावार वाले बीज का ये देखा था, 100 से अधिक किस्में इसमें जोड़ी जाएंगी। मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना, स्पेशली कहाँ पे था, अंडमान निकोबार में था। तो कपास के लिए कितने वर्ष का था, 5 वर्ष का था। तो ये रिवाइज होता जा रहा है सारा। अब एक नया फैक्ट मिला, वो क्या है, असम में यूरिया संयंत्र पर लगाया जा रहा है। तो यूरिया संयंत्र इंपोर्टेंट हो जाएगा कि बजट के दौरान कहाँ पे ये बताया गया है कि यूरिया संयंत्र लगेगा। तो यूरिया के लिए ना, खाद बनाने के लिए असम के नामरूप में लगेगा। तो असम के नामरूप में लगेगा, इसमें उत्पादन क्षमता होगी 12.7 लाख मीट्रिक टन। पहली बार के उद्यमियों के लिए एक योजना है। अब पहली बार जो इंडस्ट्री में लोग उतर रहे हैं, वो लोगों के लिए क्या योजना होगी, 5 लाख उद्यमी लक्षित किए जाएंगे। इसमें महिलाएं SC ST हो जाएंगी। 5 लाख तक ये लागू रहेगा। इसमें 2 लाख, 2 करोड़ जो होंगे, 2 करोड़ अधिकतम ऋण की राशि दी जा सकती है। अधिकतम दो दिया जा सकता है, कम से कम दे सकते हैं किन्हें, 5 लाख जो उद्यमी होंगे, नए बिजनेस में आए होंगे लोग, उन्हें 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है।
फुटवियर वाला देखें, लेदर के लिए फोकस किया गया है ना काफी, क्योंकि लेदर 22 लाख रोजगार देता है, लेदर और फुटवियर वाला। तो इस वजह से इस पे थोड़ा फोकस किया गया। यह योजना भारत के फुटवियर और लेदर की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए है। उसके बाद है खिलौना वैश्विक केंद्र बनाना है। बजट में कहा गया है कि खिलौना, चूंकि हमारे यहाँ कोई भी खिलौना होता है हम कहाँ से मंगाते हैं, चाइना से मंगाते हैं, तो भारत को क्यों ना हब बना दिया जाए खिलौना का। तो ये भी सरकार ने कोशिश की है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए फूड की प्रोसेसिंग, जैसे टमाटर से सॉस बना दिया, तो सॉस बना दिया, ये क्या होता है, फूड की प्रोसेस हो गई, तो उसके लिए सहायता सरकार दे रही है। और ये कहाँ पे सहायता दी जा रही है, बिहार में। तो बिहार में एक तो कौन सा हो गया, मखाने वाला हो गया, दूसरा खाद्य प्रसंस्करण हो गया, तो मखाने का ही प्रसंस्करण होगा ऐसा सोच सकते हैं। विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चर करना है, तो मेक इन इंडिया में ही तो ऐसी फैक्ट्री लगेंगी, तो मेक इन इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग करना, ये आगे बढ़ाना है। अगला है विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश। तो लोगों में निवेश करना, विकास का, अभी हमने इंजन देखा था ना, कृषि इंजन होता है, तो विकास का जो तीसरा इंजन है वो कौन सा है, लोग ही तो है। कृषि पहला है, लोग भी तो इंजन के रूप में ही है। जब तक लोग देश के महत्वपूर्ण भूमिका नहीं उठाएंगे, तब तक उन्हें 2047 तक भारत कैसे हो जाएगा, मतलब आजादी के 100 वर्ष तक विकसित कैसे बन जाएगा। तो लोगों में निवेश को बढ़ावा देना है, तीसरे इंजन के रूप में निवेश की बात की गई। ये थोड़े की टर्म याद रखने, काफी अच्छे मेंस में भी यूज हो जाएंगे। अगला है सक्षम आंगनवाड़ी के लिए पोषण 2.0 योजना की गई है। अटल टिंकरिंग लैब का भी देख लिया, और कितने वर्षों के लिए है, 5 वर्षों के लिए सरकारी स्कूलों में स्थापित किए जाएंगे। ऐसा पूछे, अटल टिंकरिंग लैब प्राइवेट स्कूलों के लिए बनाए जा रहे, नहीं, प्राइवेट में तो लैब और सुविधाएं पहले से ही होती है। ये 50,000 जो बनाए जा रहे हैं वो सरकारी स्कूल में ताकि यहाँ पे AI, नैनो टेक्नोलॉजी, 3D, ये सारी चीजें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें बच्चे सीख सकें। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, तो भारत नेट परियोजना काफी सालों से चली रही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो जैसे प्रधान और उनके ऑफिस वगैरह हैं, जितने ऑफिस, साथ ही साथ माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल तक क्या है, वाईफाई वाली कनेक्टिविटी देना है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना है। तो इसमें ही उसे और आगे बढ़ाने की बात की गई है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इसमें क्या देखा था, पुस्तकें PDF टाइप में, मतलब डिजिटली रूप में उपलब्ध होंगी, स्कूल की हो चाहे उच्चतर शिक्षा की हो। उसके बाद है ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन में क्या था, पांडुलिपियों को तैयार किया जाएगा। तो ये हमने देखा, और कितनी, 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां, एक दो नहीं है, एक आध हजार नहीं है, करोड़ है। विकास के चतुर्थ इंजन, अब अभी तीसरा इंजन देखा था विकास में, कौन सा था, मानव था, मतलब मानव का मतलब भारत के लोग थे। चौथा इंजन के रूप में निर्यात है। सबसे पहले पेज पे यही तो लिस्ट बनी हुई थी। तो निर्यात, तो एक्सपोर्ट करेंगे, उससे भी तो देश का विकास होगा कि नहीं होगा। तो चौथे इंजन के रूप में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। अब ये हो क्या रहा है कि सर इसे कन्वर्ट किया गया, तो थोड़ा एक्सपोर्ट के संबंध में जो जो योजना है वो यहाँ पे डाल दी गई है। जैसे निर्यात संवर्धन मिशन, तो निर्यात को बढ़ावा देना है एक्सपोर्ट के तहत। भारत ट्रेड नेट देखा था ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ट्रेड नेट, ऐसे इंटरनेट होता है, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीजें कर सकते हैं, तो ट्रेड नेट है। इसमें क्या है, इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, भारत ट्रेड नेट। तो इसमें आय व्यय किया जा सकता है, मतलब वस्तुओं का। तो ये देखा हमने। उसके बाद है जन विश्वास विधेयक 2.0, 100+ के लिए है ये, 100+ प्रावधान इसमें क्या किए गए थे, जो गैर कानूनी बनाने के लिए, ये भी याद हो गया होगा। उसके बाद है भारतीय स्टार्टअप इको सिस्टम को 5 वर्षों के लिए क्या क्या करना है, और लाभ दे दिया गया था, मतलब 5 वर्ष जैसे पहले प्राप्त कर चुके, 5 वर्ष तक और लाभ मिलता रहेगा। तो 5 वर्ष बढ़ाकर 31, अब ये डेट याद रखनी है, 5 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक स्टार्टअप को क्या किया जा रहा है, थोड़ा ज्यादा दिया जा रहा है। सोवरेन वेल्थ फंड वगैरह था ना, सोवरेन में रुपए जमा कर सकते हैं फंड से, सोवरेन बॉन्ड वगैरह से। तो वो जो सोवरेन बॉन्ड वगैरह और इनके लिए निधियां हैं, वो 5 वर्ष बढ़ाकर 2030 तक किया जा रहा है। क्या मतलब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सरकार, जो कंपनी और सबको बॉन्ड के लिए रुपए चाहिए, बॉन्ड जारी किया जा सकते हैं, और आगे टाइम कर दिया गया। उसके बाद है घरेलू विनिर्माण, मतलब घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, तो कोबाल्ट पाउडर, लिथियम बैटरी, इन सब के लिए भी बुनियादी ढांचे का विकास की बात की गई है।
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सपोर्ट से संबंधित आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, जो फ्लैट पैनल होते हैं, टीवी बनी होती फ्लैट पैनल, उन पे क्या है, सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है सीमा शुल्क। तो क्या कर दिया सीमा शुल्क, मतलब विदेशी जो अगर कोई चीज को हम आयात करेंगे तो वो आयात क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ताकि भारत में ही इंपोर्ट, मतलब हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। तो ये लिथियम बैटरी क्या हो जाएगा, और अगर हम भारत के बाहर भेजें तो भारत के बाहर ना भेजें, हम भारत में ही उसे बेचें। तो ये लिथियम आयन बैटरी। तो इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल बैटरी ऐसी अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट छूट दे दी गई है लिथियम के साथ साथ। निर्यात में देखें तो निर्यात में क्या हुआ है, निर्यात में हस्तशिल्प जो होते हैं हाथ से बने, उनमें हस्तशिल्प निर्यात की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई है। आवश्यकता पड़ने पर 3 महीने और बढ़ाई जा सकती है। हस्तशिल्प निर्यात को और बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये है। उसके बाद है लास्ट जो है वो है समुद्री उत्पाद, जो भी हमने देख लिया। तो फ्रोजन फिश पेस्ट है, सुरीमी जिसे कहते हैं, और फिश हाइड्रोलिसाइड जो देखा था ना, इससे ही प्रोटीन वगैरह बना रहे थे। तो मछली झींगा को आहार बनाने के लिए ये होता है। तो ये हुआ हमारा पूरा बजट, जो हमने पूरे बजट में सारे कवर किए हैं पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं छूटा है, प्लस बेसिक भी कवर किया है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमी का जो सर्वे आया है, तो इकोनॉमिक सर्वे उसे देखेंगे।